स्टार गेज मिरर अतीत पर एक रोशनी डाल रहा है। ये लंबे समय से चले आ रहे दिनों में जो हुआ उसे प्रकट करने के लिए समय को रिवाइंड कर सकता है। एम्प्टी गॉड एक रहस्यमय आवाज में बोले, एक बार फिर आत्मविश्वास से भरे हुए। स्टार गेज मिरर उनके लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति फिर भी उत्कृष्ट थी। यह समय को रिवाइंड कर सकता था और वो शक्ति अकेले इसे अत्यधिक ओवरपावर्ड बनाती थी। हालांकि एम्प्टी गॉड और उनके जैसे कई देवता हमेशा सच्चाई के साथ मितव्ययी थे। स्टार गेज मिरर की शक्ति झूठ नहीं थी, लेकिन जो कुछ वो प्रस्तुत कर सकता था उसकी सीमाएं थी। सामान्य लोग अपनी इच्छा से दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते थे जैसे एम्प्टी गॉड कर सकते थे। बेशक एम्प्टी गॉड इसका उल्लेख बारबी से नहीं करने वाले थे। वह केवल बारबी को यह देखने देंगे कि स्टार गेज मिरर उनके अपने हाथों में कितना अद्भुत था। एम्प्टी गॉड ने दर्पण का प्रदर्शन करते हुए बारबी के चेहरे का अध्ययन किया, उम्मीद करते हुए कि वो कुछ आश्चर्य प्रदर्शित कर सकती है। बारबी की आंखें चौड़ी हो गई जैसे उन्होंने स्टार गेज मिरर के पार छवि को खेलते हुए देखा, लेकिन इसे थोड़ी देर देखने के बाद वो भ्रमित थी। उन्होंने कहा, अंकल, ये शक्ति मेरे घर में एक कैमकॉर्डर नामक चीज के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हमारे पास कई वस्तुएं हैं जो अतीत को प्रदर्शित कर सकती हैं, जैसे डाटा पैड्स और फोन्स, हॉलोग्राम्स और अन्य समान गैजेट भी हैं। अगर तुम्हें वे इतने पसंद हैं, तो जब हम सभ्यता में जाएंगे तो मैं अपने पिता से कहूंगी कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कैमकॉर्डर खरीदे जो पैसे से खरीदा जा सकता है। ये इससे कहीं ज्यादा सुंदर होगा, तस्वीर भी बहुत स्पष्ट होगी। इसे मुझे ये रत्न देने के लिए एक उपहार समझो। बारबी ने उन्हें इस तरह देखा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जो आधुनिक दुनिया से बहुत दूर था। एम्प्टी गॉड को अपने गाल में एक मांसपेशी फड़कती हुई महसूस हुई। वह और कुछ नहीं चाहते थे सिवाय इसके कि बारबी को वहीं मार डाले, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया। एम्प्टी गॉड बहुत धीमे और धैर्यवान हो रहे थे। ये एक कैमकॉर्डर नहीं है, तुम समय को रिवाइंड कर सकती हो। ये तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकता है जो अतीत में हुआ था। क्या कोई अंतर है? बारबी ने भ्रमित दिखते हुए अपना सिर झुकाया। एम्प्टी गॉड ने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बच्चे के लिए समझने के लिए बहुत कठिन अवधारणा हो सकती है। टाइम ट्रैवल एक जटिल विषय था और अतीत की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमकॉर्डर का उपयोग करने के बीच अंतर समझाना बहुत मुश्किल हो सकता था। अगर तुम्हें इस शक्ति में रुचि नहीं है तो ठीक है। स्टार गेज मिरर में एक मजबूत क्षमता है। एम्प्टी गॉड को इस बच्चे के साथ तर्क करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे जीतने के लिए स्टार गेज मिरर के एक और रोमांचक पहलू के लिए जाने का फैसला किया। एम्प्टी गॉड ने स्टार गेज मिरर के पीछे कंपास जैसा डायल घुमाया और वस्तु एक डगमगाती रोशनी के साथ चमकने लगी। कुछ ही क्षणों बाद दर्पण एक अलग छवि प्रदर्शित कर रहा था। स्टार ट्री फिर से तस्वीर के केंद्र में खड़ा था, लेकिन कोई स्टार बीटल्स नहीं थे और न ही वीर थे। वीडियो में एक आदमी था जिसका मानव शरीर और शेर का सिर था। वो स्टार फ्रूट चुन रहा था, लेकिन इस बार वीडियो बहुत छोटा था। आदमी ने कुछ सेकंड के लिए फल चुना और फिर वीडियो गायब हो गया। वो सब क्या था? बारबी ने भ्रम के साथ पूछा। एक मुद्रा पर प्रहार करने के बाद जो रहस्यमय और अलग थलग दोनों थी, एम्प्टी गॉड ने जवाब दिया, ये स्टार गेज मिरर की सच्ची शक्ति है। ये भविष्य को प्रकट करता है। तुमने जो फुटेज अभी अभी देखा है वो कुछ ऐसा है जो निकट भविष्य में होगा। तुम जिस तरह के प्राणी को जल्द ही स्टार फ्रूट लेने के लिए आते हुए देखा, वैसा ही एक प्राणी होगा। इस दर्पण में तुम जो कुछ भी देखती हो वो सच है। ये सच हो जाएगा। अंकल, क्या तुम एक फिल्म निर्देशक हो? बारबी ने एम्प्टी गॉड को देखा। उन्होंने पलक झपकाई, जिज्ञासु लग रही थी। एम्प्टी गॉड के गाल में एक मांसपेशी ऐंठ थी। उन्होंने शापित बच्चे को मारने के अपने आग्रह को दबा दिया और उन्हें जवाब दिया, निर्देशक,
मैंने इसे फिल्माने के लिए लोगों को काम पर नहीं रखा। मुझे नहीं पता कि ये प्राणी कौन है। ये स्टार गेज मिरर है जो तुम्हें दिखा रहा है कि भविष्य में क्या होगा। आह, ये भविष्य देख सकता है। इसकी शक्ति इतनी जादुई है। बारबी आखिरकार हैरान दिखी। उन्होंने चौड़ी आंखों वाले अविश्वास में स्टार गेज मिरर को घूर कर देखा। बारबी का चेहरा देखकर एम्प्टी गॉड को आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वो हंसे और बोले, ये अस्तित्व में सबसे अच्छी सच्ची गॉड आइटम्स में से एक है। पूरे ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई और नहीं है। बस कहो कि तुम इसे चाहती हो और मैं तुम्हें ये दे सकता हूं। सच में अंकल, तुम इतने अच्छे आदमी हो। बारबी ने आश्चर्य से एम्प्टी गॉड को देखा। तुम इसे चाहती हो? एम्प्टी गॉड ने स्टार गेज मिरर को बढ़ाया, इसे बारबी के सामने पकड़े हुए। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि वह उसे तब तक दर्पण को छूने नहीं देंगे जब तक कि वह एक इच्छा नहीं मांगती, बस अगर कुछ शर्मनाक होता है। बारबी ने अपना मुंह खोला। उनके चेहरे के भाव को देखते हुए निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वह दर्पण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने वाली थी। इसने एम्प्टी गॉड को खुशी से भर दिया। अगर बारबी ने 3 शब्द मैं ये चाहती हूं बोले तो वो उनसे एक इच्छा मांग रही होंगी। फिर वो उनका नियंत्रण हासिल कर लेंगे और स्टार गेज मिरर के संबंध में उन्हें अब उसे यह देना नहीं पड़ेगा। किसी की इच्छा को सच करने के लिए कई स्पष्टीकरण थे और एम्प्टी गॉड के पास पहले से ही उपयोग के लिए तैयार कई अलग अलग बहाने थे। लेकिन बारबी ने अपना छोटा मुंह खोलने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। क्या है? एम्प्टी गॉड ने मांग की। उनका दिल डूब गया। इस तरह इंतजार करने के लिए मजबूर होना ऐसा था जैसे उन्हें खुजली हो रही हो जिसे वो खरोंच नहीं सकते थे। बारबी का चेहरा थोड़ा उत्साहित लग रहा था। उन्होंने कुछ अच्छा सोचा और लगभग हंस पड़ी। एम्प्टी गॉड ने भ्रम के साथ बारबी को देखा। उन्हें नहीं पता था कि इस स्थिति में इतना मजेदार क्या था। इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कुछ चल रहा था जिससे वो पूरी तरह से अनजान थे। अंकल, ये दर्पण भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। क्या ये सही नहीं है? बारबी ने अपने हाथों को उत्साह से मुट्ठी में कसते हुए पूछा। हां, एम्प्टी गॉड ने सिर हिलाते हुए कहा। उस स्थिति में ये अगले सार्वभौमिक लॉटरी के लॉटरी नंबर्स की भविष्यवाणी कर सकता है ना? ये मुझे पुरस्कार दिला सकता है। बारबी ने उत्साह से एम्प्टी गॉड को देखा। कई जातियों में लॉटरीज थे, इसलिए एम्प्टी गॉड अवधारणा से परिचित थे। उन सार्वभौमिक लॉटरीज में सबसे प्रसिद्ध 1000 ट्रेजर्स द्वारा संचालित किया गया था। लॉटरी टिकट सस्ते थे, लेकिन अगर किसी ने शीर्ष पुरस्कार जीता तो वे 1000 ट्रेजर्स के अरबों कौन कमाएंगे। उन सिक्कों का 1 अरब कितना पैसा था? ये 1000 ट्रेजर्स से सीधे एक लॉ लेवल डीफाइड ट्रेजर खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। अभी सार्वभौमिक लॉटरी की कीमत 1 अरब तक चली गई थी। जो भी पुरस्कार जीता उसे बिना किसी कर का भुगतान किए वह सारा पैसा मिल सकता था। वर्षों से कई जीवों ने सार्वभौमिक लॉटरी के संबंध में एम्प्टी गॉड से इच्छाएं मांगी थी और एम्प्टी गॉड के पास उन्हें जैकपॉट दिलाने के विभिन्न तरीके थे। हालांकि स्टार गेज मिरर में यह कार्य नहीं था। स्टार गेज मिरर केवल उन चीजों की भविष्यवाणी कर सकता था जो विशिष्ट स्थान पर होंगी जहां इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा भविष्य के स्निपेट जो इसने प्रकट किए वे यादृच्छिक थे। उपयोगकर्ता यह नहीं चुन सकता था कि वे भविष्य में कितनी दूर देखना चाहते हैं। एम्प्टी गॉड के पास स्टार गेज मिरर में ऐसी शक्ति जोड़ने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह अवाक रह गए। अंकल, क्या तुमने कभी बिग यूनिवर्स लॉटरी के बारे में नहीं सुना है? यह संख्याओं वाला एक छोटा कार्ड है। अगर तुम पुरस्कार जीतते हो तो तुम बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा भोजन और कपड़े खरीद सकते हो। बारबी ने सोचा कि एम्प्टी गॉड सार्वभौमिक लॉटरी के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि यह कैसे काम करता है।
स्टार गेज मिरर एक सच्चा गॉड आइटम है। इसमें इतनी लंगड़ी चीज पर इस्तेमाल होने के लिए बहुत अधिक गरिमा है। एम्प्टी गॉड ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बारबी निराश दिखी। फिर उन्होंने कुछ सोचा और पूछा, क्या यह भविष्यवाणी कर सकता है कि ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट लव लूवे की पुस्तक 7 के बाद क्या होगा? क्या मैं इसके बाहर आने से पहले उसे देख सकती हूं? वो क्या बकवास है। एम्प्टी गॉड पूरी तरह से चकराए हुए लग रहे थे। ये एक बहुत प्रसिद्ध कॉमिक लेखक का काम है। उनकी एक कॉमिक है जो बहुत अच्छी है, लेकिन लेखक बहुत धीरे लिखते हैं। केवल 7 किताबें रही हैं। मैं देखना चाहती हूं कि आगे क्या होता है। क्या स्टार गेज मिरर इसकी भविष्यवाणी कर सकता है? बारबी ने उम्मीद से एम्प्टी गॉड को देखा। ये एम्प्टी गॉड का सिर काली रेखाओं से भरा था। स्टार गेज मिरर यह नहीं कर सकता था। भले ही दर्पण लेखक को उनकी अगली कॉमिक पर काम करते हुए प्रकट कर सकता था, यह ज्यादा कुछ नहीं दिखाएगा। यहां तक कि सबसे अच्छे मामले में बारबी को काम पर केवल एक नजर मिलेगी। और तुमने कहा कि यह एक अच्छी वस्तु थी। यह नहीं कर सकती, वह नहीं कर सकती। तो यह किस काम के लिए है आखिरकार? बारबी ने बोलते हुए अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा। क्या नहीं कर सकती? मैं तुम्हें एक सच्चा गॉड आइटम दे रहा हूं जो भविष्य बता सकता है, लेकिन तुम बस कॉमिक्स पढ़ना और लॉटरी जीतना चाहती हो। एम्प्टी गॉड ने कड़वाहट से बुदबुदाया। वस्तु अपने आप में इसका अपना लाभ है। तुम भविष्यवाणी कर सकती हो कि भविष्य में किसी निश्चित स्थान पर क्या होने वाला है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर यह मुझे बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन और शानदार दिखने वाले कपड़े नहीं दिलाता है, तो यह मेरे लिए बेकार है। बारबी अब दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो स्टार फ्रूट पर खेलने के लिए वापस चली गई, अपने शरीर को उसके चारों ओर घुमाते हुए। वो अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। यह बातचीत एम्प्टी गॉड को भयानक महसूस करा रही थी। दर्पण वो खजाना था जिसे वो सबसे अधिक संजोते थे, लेकिन बारबी ने इसे बेकार कबाड़ का एक टुकड़ा बना दिया था। इससे उन्हें गुस्सा आया और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बच्चे वास्तव में सबसे बुरे होते हैं। एम्प्टी गॉड गुस्से में थे, लेकिन इस बच्चे से निपटना शायद वीर से निपटने की तुलना में अभी भी आसान होगा। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो अभी जाने वाले नहीं थे। बारबी, अभी मत जाओ। मैंने स्टार गेज मिरर की शक्ति का केवल एक हिस्सा बताया है। वास्तव में और भी कई चीजें हैं जो ये कर सकता है, एम्प्टी गॉड ने कहा। उन्होंने धैर्यवान बने रहने की पूरी कोशिश की। इसमें क्या शक्तियां हैं? बारबी ने बहुत अनिच्छा से पूछा। वह वास्तव में बातचीत के इस रास्ते को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। एम्प्टी गॉड ने जल्दी से कहा, जब तुम देखोगी तो जान जाओगी। तुम्हें यह भी पसंद आएगा। वो नजर जो बारबी ने एम्प्टी गॉड पर डाली, वो ऊब से भरी थी। उन्होंने उनसे केवल साधारण शिष्टाचार के कारण जवाब दिया था। बारबी की अभिव्यक्ति देखकर एम्प्टी गॉड जानते थे कि उन्हें इस बार वास्तव में इसे पार्क से बाहर खटखटाना होगा। अन्यथा शरारती बच्चे से अब और निपटना मुश्किल होगा। एक बार फिर स्टार गेज मिरर उठाते हुए एम्प्टी गॉड थोड़ा और गंभीर दिखने लगे। वो बारबी को एक बच्चे के रूप में मान रहे थे। ये नहीं मानते थे कि वो इतनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन बारबी ने उन तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उन्हें अपने खेल से बाहर फेंक दिया था, और इसने उन्हें इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी उंगलियों से दर्पण के पीछे ब्रश किया, जिसने कंपास को फिर से घूमना शुरू कर दिया। दर्पण की सतह से प्रकाश दिखाई दिया और बारबी पर चमका। इसने बारबी के काउबॉय क्लोथिंग को कवच के एक चमकदार सेट में बदल दिया। वाह, बहुत शक्तिशाली। जब बारबी ने कवच देखा जो वो अब पहने हुए थी, तो वो खुशी से चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। जब एम्प्टी गॉड ने बारबी की अचानक खुशी देखी, तो उन्होंने फिर से थोड़ा और अकड़ू व्यवहार करना शुरू कर दिया।
उन्होंने अपने हाथों में स्टार गेज मिरर घुमाया और कहा, यह स्टार गेज मिरर की मिरर आर्मोर शक्ति है। यह तुम्हारे कवच की रक्षा को डिफाइड बना सकता है। बारबी ऐसे दिखी जैसे वो वास्तव में अपनी नई अलमारी की प्रशंसा करती हो, और एम्प्टी गॉड स्टार गेज मिरर की मिरर आर्मोर शक्ति का थोड़ा और प्रदर्शन करने वाले थे। इससे पहले कि वह जारी रख पाते, बारबी एम्प्टी गॉड के सामने चली गई। उन्होंने स्टार गेज मिरर को घूर कर देखा और कहा, यह बहुत शक्तिशाली है। मैं पलक झपकते ही अपना पहनावा बदल सकती हूं। ये कपड़े बदलने के लिए एक अच्छी वस्तु है। इस क्लोथ्स चेंजिंग मिरर के साथ मुझे अपने कपड़े धोने या उन्हें खुद बदलने की जरूरत नहीं होगी। इस दर्पण का उपयोग करके मैं आसानी से अपने पहनावे को बदलने में सक्षम हो जाऊंगी। ये बहुत अच्छा है। एम्प्टी गॉड की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उनके सामने का बच्चा समझ से परे था। स्टार गेज मिरर भविष्य दिखा सकता था और अपने उपयोगकर्ता को अत्यधिक रक्षात्मक गुणों के साथ उपहार दे सकता था, लेकिन उन्हें इनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। वह केवल इस तथ्य की परवाह करती थी कि वह कपड़े बदल सकती थी। फिर भी यह भाग्यशाली था कि मैंने उसे लाइन पर पकड़ लिया। एम्प्टी गॉड ने एक विडंबनापूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। उन्होंने उनसे आगे कहा, तुम्हें यह पसंद है? बस मुझे बताओ कि तुम इसे चाहती हो और मैं तुम्हें यह दे दूंगा। तुम हमेशा कवच का उपयोग कर सकती हो। मेरा मतलब है, तुम हमेशा कपड़े बदलने के लिए इसका उपयोग कर सकती हो। क्या मैं अपने कपड़े एक सुंदर राजकुमारी की पोशाक में बदल सकती हूं? मुझे प्रिंसेस ड्रेसेस बहुत पसंद है, लेकिन डैड सोचते हैं कि वे परेशान करने वाली हैं। वो बारबी को उन्हें पहनने नहीं देते। बारबी ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति उदास और दबी हुई थी। एम्प्टी गॉड ने एक बार फिर खुद को शब्दों के नुकसान में पाया। इस बच्चे को लुभाना 1 अरब साल तक रहने वाले एक पुराने दुष्ट विशालकाय को लुभाने की तुलना में अधिक कठिन साबित हो रहा था। उन प्राचीन प्राणियों में कम से कम कुछ समझ होगी। एम्प्टी गॉड अनुमान लगा सकते थे कि वे क्या चाहते थे और क्या चाहिए, लेकिन छोटी बाबी से बात करने में इस सब समय के बाद वो अभी भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। मैं नहीं कर सकती तो ये शर्म की बात है। अगर मैं केवल एक सेट के कपड़े में बदल सकती हूं तो कोई मतलब नहीं है। वो बहुत उबाऊ होगा। बारबी बहुत निराश दिखी। एम्प्टी गॉड हार मानने की कगार पर थे। वीर को धोखा देना अचानक इस छोटी लड़की से निपटने की तुलना में आसान लग रहा था। एम्प्टी गॉड ने थोड़ी देर सोचा, फिर फैसला किया कि उन्हें बस लक्ष्य बदलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वीर बारबी को एक साथी के रूप में क्यों रख रहे थे, लेकिन उन्हें एक शरारती बच्चे के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था जिसका दिमाग समझा नहीं जा सकता था। स्टार गेज मिरर उठाते हुए और इसे एक बार फिर बारबी पर चमकाते हुए एम्प्टी गॉड ने बारबी का कवच हटा दिया और उनके काउबॉय क्लोथिंग को उन्हें वापस कर दिया। हिलो मत, बारबी अचानक चौड़ी आंखों से एम्प्टी गॉड पर चिल्लाई। क्या है? एम्प्टी गॉड अभी भी शांत रहे। बारबी का चेहरा सदमे से खुश आश्चर्य में बदल गया। फिर वो एम्प्टी गॉड की ओर उड़ी और कहा, यह बहुत बढ़िया है। ये दर्पण इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जब वह बात कर रही थी तो बारबी स्टार गेज मिरर के सामने कूद गई और खुशी से उसमें घूर कर देखा। शक्तिशाली का तुम्हारा क्या मतलब है? एम्प्टी गॉड अभी भी नहीं समझे कि बारबी किस बारे में बात कर रही थी। उन्होंने स्टार गेज मिरर की किसी भी शक्ति को ट्रिगर नहीं किया था। इसे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन बारबी के चेहरे पर हैरान अभिव्यक्ति के आधार पर यह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ अद्भुत खोज लिया हो। क्या तुम इसे नहीं देखते हो? यह दर्पण कमाल का है। यहां देखो। जब बारबी बात कर रही थी तो उन्होंने पहले ही स्टार गेज मिरर पर अपने हाथ रख दिए थे। बारबी द्वारा दूसरे रत्न और अब उनके कीमती स्टार गेज मिरर की निरंतर अस्वीकृति के बाद एम्प्टी गॉड वास्तव में उत्साहित हो गए जब उन्होंने वस्तु में वास्तविक रुचि दिखाने का फैसला किया।
उन्होंने उन्हें अपने हाथ से दर्पण खींचने दिया, उत्सुक थे कि उन्होंने क्या खोजा था। बारबी स्टार गेज मिरर पकड़े हुए थी और बारीकी से इसकी जांच कर रही थी। उन्होंने बार बार बड़बड़ाया, ये कमाल का है, ये दर्पण बहुत कमाल का है, इसमें इतना कमाल का क्या है? एम्प्टी गॉड ने यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए अपना सिर बारबी के बगल में रखा कि वो क्या देख रही थी। वो दर्पण देख सकते थे, हमेशा की तरह पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ, लेकिन कुछ भी खास नहीं हो रहा था। वो वस्तु के भीतर कोई अजीब शक्ति का पता नहीं लगा सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था जैसा कि जब ये बिना किसी सक्रिय शक्ति के पड़ा था। वो वास्तव में नहीं बता सकते थे कि बारबी को इतना लुभावना क्या लगा। अंकल, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ये दर्पण मेरा चेहरा नहीं दिखाता है, बारबी ने दर्पण को देखते हुए कहा। एम्प्टी गॉड हंसना चाहते थे जितना वह रोना चाहते थे, और उन्होंने कहा, बेशक तुम खुद को नहीं देख सकती। ये एक औसत दर्पण नहीं है। दर्पण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, और जब तक तुम्हारे पास दर्पण की तुलना में अधिक शक्ति नहीं है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं दिखाएगा। इसलिए तुम उसमें प्रतिबिंब नहीं देख सकती जैसा कि तुम वर्तमान में हो। ये कमाल का है। डैड ने मुझे बताया कि केवल वैम्पायर्स का ही प्रतिबिंब नहीं होता है। अब जब मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं है तो डैड बहुत हैरान होंगे, बारबी ने उत्साह से कहा। उन्होंने अपनी बाहों में स्टार गेज मिरर लपेटा, एम्प्टी गॉड को झुकाया और चिल्लाया, धन्यवाद अंकल, तुम वास्तव में एक बहुत अच्छे आदमी हो। तुमने मुझे ऐसे अद्भुत खजाने दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन खरीद रही हूं। उसके बाद बारबी पेड़ से कूद गई, अभी भी स्टार गेज मिरर पकड़े हुए थी। वह आगे भागी, चिल्लाते हुए, डैड, डैड, देखो, मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत खजाना है। एक अच्छे अंकल ने मुझे ये दिया। एम्प्टी गॉड ने सोचा कि उन्हें दौरा पड़ने वाला है। उन्हें बारबी ने धोखा दिया था, जिसने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया कि वो मुश्किल से सीधा देख पा रहे थे। वह छोटी लड़की को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वीर पहले ही उनके बगल में टेलीपोर्टेड हो चुके थे। वे दोनों पेड़ के आधार पर एक साथ खड़े थे। एम्प्टी गॉड वीर से डरते नहीं थे, लेकिन यह पूरा परिदृश्य उनके लिए सहन करना बहुत शर्मनाक था। उन्होंने एक महज बच्चे को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहे थे। एक से अधिक बार उन्होंने एक सच्चा गॉड आइटम, स्टार गेज मिरर भी खो दिया था। वह उनकी ओर कदम बढ़ाने लगे, लेकिन वह जानते थे कि वह वीर का कुछ नहीं कर सकते। वह स्टार गेज मिरर वापस नहीं ले सकते थे, और वीर कोशिश करने के लिए उनका मजाक भी उड़ा सकते थे। यहां रुको, हमारा अभी काम खत्म नहीं हुआ है। एम्प्टी गॉड ने खुद पर गुर्राया, पिता और बेटी को घूरते हुए। वह अभी भी क्रोधित होकर टेलीपोर्टेड हो गए। जब वीर ने बारबी को चिल्लाते हुए सुना तो वह चौंक गए। स्टार ट्री जैसी जगह पर कोई यादृच्छिक व्यक्ति इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वीर बारबी के पास टेलीपोर्टेड हो गए, लेकिन उन्होंने उस आदमी को नहीं देखा जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि बारबी अपने हाथों में एक छोटा कांस्य दर्पण पकड़े हुए थी। वो खुशी खुशी उनकी ओर दौड़ रही थी। डैड, इस खजाने वाले दर्पण और इस रत्न को देखो। एक अच्छे अंकल ने इन्हें मुझे दिया, बारबी ने बोलते हुए स्टार गेज मिरर और रत्न वीर की ओर बढ़ाए। कौन सा अच्छा अंकल? वीर ने दोनों वस्तुओं पर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं पहले स्टार फ्रूट पर खेल रही थी, बारबी ने जल्दी से कहानी बताई। बारबी के बोलने के बाद वीर लगभग जोर से हंस पड़े। जिस आदमी से वह मिली थी वह निश्चित रूप से एम्प्टी गॉड रहा होगा। वीर ने सोचा कि एम्प्टी गॉड एक्सक्विजिट या लिली के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में बारबी को चुना था। ओह एम्प्टी गॉड, तुम बारबी को चुनने के लिए दुर्भाग्यशाली थे। अब तुम अपने सभी खजाने खो रहे हो। तुम बारबी से एक इच्छा नहीं मांगवा सके, और जैसा कि तुमने कोशिश की, तुमने एक सच्चा गॉड आइटम खो दिया।
इस विचार पर सिर हिलाते हुए वीर ने स्टार गेज मिरर बारबी के हाथों से ले लिया। देवताओं को लोगों को धोखा देने की अनुमति थी, लेकिन वे कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। अगर एम्प्टी गॉड ने कहा कि स्टार गेज मिरर एक सच्चा गॉड आइटम था, तो यह शायद था। वीर का दिमाग शील्ड ऑफ द माडूसास गेज पर गया, जो एक सच्चा गॉड वेपन था। यह दर्पण उसी स्तर का था, और बारबी ने जो कहा था उसके अनुसार यह उन्हें भविष्य और अतीत को देखने में सक्षम करेगा। वीर इसे प्राप्त करके बहुत खुश थे। ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर अब उनके शरीर में शक्ति को बंद नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि एम्प्टी गॉड को वास्तव में आसपास से चले जाना चाहिए था। इसलिए वीर ने स्टार गेज मिरर का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए अपना प्रोफेसर मंत्रा डाला। वह देखना चाहते थे कि क्या यह उतना ही अच्छा था जितना एम्प्टी गॉड ने इसे बताया था। हालांकि वह स्टार गेज मिरर की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सके, प्रोफेसर मंत्रा अभी भी स्टार गेज मिरर से कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम था। उन्होंने इसका कुछ बार उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह अंततः परिणामों से निराश थे। वीर को नहीं पता था कि स्टार गेज मिरर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी, या यदि दर्पण में ही कुछ प्रतिबंध थे। किसी भी तरह से भविष्य जो स्टार गेज मिरर प्रदर्शित कर सकता था, वह केवल एक बहुत छोटा दृश्य था। जैसे कि जब वीर ने भविष्य देखने के लिए स्टार गेज मिरर का इस्तेमाल किया, तो वह केवल एक दृश्य देख सकते थे। छवि दृश्य पर चमकती थी, जिसमें वीर सोते हुए दिखाई देते थे और कुछ नहीं। और वीर द्वारा इसका एक बार उपयोग करने के बाद वस्तु को फिर से सक्रिय करने के लिए आवश्यक शक्ति को ठीक करने में उन्हें पूरा एक दिन लग गया। उन्होंने इसका कुछ बार उपयोग किया, लेकिन भविष्य को दर्शाने वाले दृश्य समय और ऊर्जा की एक व्यर्थ बर्बादी साबित हुए। वे सिर्फ झलकियां थे। आखिरकार उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, और अतीत को देखने की शक्ति भी उतनी ही घटिया थी। स्टार गेज मिरर ने अतीत में एक खिड़की की अनुमति दी, लेकिन उस क्षमता को सक्रिय करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। जितना अधिक आप अतीत में देखना चाहते थे, उतनी ही अधिक शक्ति खर्च होगी। वीर की वर्तमान शक्ति के साथ वो केवल 1 मिनट तक अतीत में देख सकते थे, और दर्पण केवल उनके स्थान के 1 मीटर के भीतर का क्षेत्र दिखाएगा। उस क्षमता का बार बार उपयोग करने से उनकी शक्ति एक खतरनाक दर से खत्म हो जाएगी। कठोर परीक्षण के बाद वीर को यही परिणाम मिले। स्टार गेज मिरर के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सटीक नियमों के लिए वीर ने अभी भी उन्हें नहीं समझा था। स्पष्ट रूप से स्टार गेज मिरर उनके लिए बहुत उच्च स्तर का था, ठीक वैसे ही जैसे शील्ड ऑफ द माडूसास गेज था। वीर का स्तर और शक्ति वस्तु की वास्तविक शक्ति को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन दर्पण का मिरर आर्मोर एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि वीर की शक्ति सीमित थी, मिरर आर्मोर शक्ति को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने अपोलो सेट पहनते समय नए कवच को सक्रिय किया, और उन्होंने पाया कि दोनों कवच एक दूसरे को मजबूत करते हैं। कवच की रक्षा अब एक लावी क्लास ट्रेजर जितनी अच्छी थी, लेकिन दुख की बात है कि कवच पर एक समय सीमा थी। उनके द्वारा क्षमता को सक्रिय करने के बाद वीर का कवच केवल कुछ मिनटों के लिए एक दर्पण जैसा दिखेगा। एक बार जब वह समय बीत जाता था, तो वह सामान्य हो जाते थे। वीर ने फैसला किया कि दर्पण की सभी क्षमताओं की कम अवधि शायद उनकी अपनी शक्ति की कमी से जुड़ी हुई थी। वह बस एक सच्चे गॉड वेपन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते थे। बारबी स्टार गेज मिरर में दिलचस्पी नहीं रखती थी, और उन्होंने इसे केवल थोड़ी देर के लिए खेला था, इससे पहले कि इसे वीर को फेंक दिया। वीर ने खुशी खुशी इसे उनके हाथों से ले लिया। ये चीज अभी भी उपयोगी होगी, और एक बार जब वह D5 बन जाएंगे, तो यह और भी उपयोगी होने के लिए बाध्य थी। आखिरकार अतीत में देखने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से काम आ सकती थी एक बार जब वीर मजबूत हो गए। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस परेशानी भरे एम्प्टी गॉड से छुटकारा पा सके? अगर वो हमारे लिए जाल बिछाना जारी रखता है, तो चीजें बहुत बुरी तरह से बदल जाएंगी।
वीर उस आदमी से थोड़ा परेशान थे, लेकिन वह अभी तक उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहे थे। देवता कहीं से भी प्रकट होते रहे। वे आउटर स्काई जैसी जगह में भी अपनी इच्छा से आ जा सकते थे। इसके अलावा वीर के पास ऐसे प्राणियों को मारने का कोई तरीका नहीं था। वो कुछ नहीं कर सकते थे। वीर को उम्मीद थी कि एम्प्टी गॉड वापस आएंगे और उन्हें थोड़ा और पीड़ा देंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों में ब्लैक क्रिस्टल आर्मो ने गतिविधि का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसका मतलब था कि एम्प्टी गॉड ने वापस आने की जहमत नहीं उठाई थी। इससे वीर हैरान थे, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि उनमें देवताओं के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी की कमी थी। वे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से जा सकते थे, लेकिन उनके शरीर में कई सीमाएं थी। वे एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकते थे। इसलिए एम्प्टी गॉड अपनी इच्छा के अनुसार आउटर स्काई में नहीं रह सकते थे। लेकिन एम्प्टी गॉड वीर और उनकी बेटी से निपटने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। वो पहली बार जीन प्रोटोप्लाज्म की अपनी खोज के माध्यम से उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने जो निराशा उन्हें पहुंचाई थी, उसने लगभग उनके दिमाग से जीन प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया था। वीर स्टार ट्री के पास खड़े थे, एक ब्लैक क्रिस्टल पकड़े हुए थे। वो बहुत अजीब लग रहे थे। ब्लैक क्रिस्टल आर्मो ने अपनी सीमाएं जारी कर दी थी, इसलिए वीर अपने सी ऑफ सोल से ब्लैक क्रिस्टल निकाल सकते थे। एक बार जब यह फिर से उनके हाथों में था, तो वीर ने ब्लैक क्रिस्टल को एक और जेनोजेनिक को खिलाने की कोशिश की। हालांकि अन्य प्राणी जिन पर उन्होंने इसका परीक्षण किया, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगा जैसे ब्लैक क्रिस्टल अब बेकार था। और वीर द्वारा ब्लैक क्रिस्टल में अपनी शक्ति डालने की कोशिश करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रोफेसर मंत्रा अब उसमें कुछ नहीं करता है। लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर दी स्टोरी ऑफ जीन्स को सक्रिय किया, तो ब्लैक क्रिस्टल ने कुछ अजीब बदलाव प्रदर्शित किए। वीर के हाथ में ब्लैक क्रिस्टल ने एक लघु इमॉर्टल ड्रैगन का आकार ले लिया। काले रंग और छोटे आकार के अलावा यह बिल्कुल इमॉर्टल ड्रैगन जैसा दिखता था। वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति को ब्लैक क्रिस्टल में पारित किया और क्रिस्टल उनके हाथ से ऊपर उठा और जमीन पर उड़ गया। ये एक जीवनाकार का इमॉर्टल ड्रैगन बनने के लिए सूझ गया। अजगर ने सीधे वीर को घूर कर देखा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वीर का दिल उछल पड़ा। इमॉर्टल ड्रैगन के शरीर ने एक मजबूत, पवित्र प्रकाश जारी किया। इसने उनके चारों ओर एक विस्तृत क्षेत्र को कवर किया। पास के पेड़ की सतह में एक निशान था, जो शायद एक बग काटने का परिणाम था। इमॉर्टल ड्रैगन के पवित्र प्रकाश से क्षति ठीक हो गई थी। क्या इस नए काले इमॉर्टल ड्रैगन में अभी भी उपचार शक्ति है? जब वीर ने यह देखा, तो वो बहुत खुश थे। वो ब्लैक क्रिस्टल जो एक इमॉर्टल ड्रैगन में बदल गया था, वीर द्वारा दिए गए आदेशों का टेलीपैथिकली पालन कर सकता था, और इसमें एक डीफाइड क्लास की उपचार शक्ति थी। यह नया ब्लैक क्रिस्टल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वीर ने सोचा था, और इसमें उनके पहले ब्लैक क्रिस्टल की शक्ति नहीं थी। हालांकि इसने जो शक्ति अभी प्रदर्शित की थी, वो बहुत खराब नहीं लग रही थी। इस इमॉर्टल ड्रैगन के साथ वीर लापरवाही से लड़ सकते थे। उन्हें चोट लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब तक वह मरते नहीं, इमॉर्टल ड्रैगन बस उनके शरीर को ठीक कर सकता था। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि इमॉर्टल ड्रैगन को एक ब्लैक क्रिस्टल तक कम किया जा सकता था। कई मायनों में यह एक डेविल सोल जैसा था। वह इसे आसान भंडारण के लिए अपने सी ऑफ सोल में डाल सकते थे, जिसका मतलब था कि वह इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। वीर एक डीफाइड जेनोजेनिक से लड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वह इसे आजमा सके। इमॉर्टल ड्रैगन के इमॉर्टल एरिया द्वारा उन्हें समर्थन दिए जाने के दौरान लड़ने का विचार बहुत रोमांचक था। बार्बी काफी ऊब गई थी, क्योंकि वह एक स्टार फ्रूट पर आराम से बैठी थी। उन्होंने कुछ समय एम्प्टी गॉड से मिले रत्न के साथ खेलने में बिताया, लेकिन अंततः उन्होंने इसे दूर रख दिया। इसमें उनकी रुचि खोने में
उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। अभी बार्बी एम्प्टी गॉड को याद कर रही थी। वह एकमात्र व्यक्ति थे जो उन्हें इतने सारे खिलौने मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त दयालु थे। जब वीर पेड़ के नीचे अभ्यास कर रहे थे तो कोई स्टार ट्री की सीमाओं पर टेलीपोर्टेड हो गया। वीर ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वो व्यक्ति शेल थे। भाई वीर। शेल। वीर उन्हें देखकर हैरान थे। वीर ने शेल को सिल्कवॉर्म बाउट के बाद से नहीं देखा था। वो नहीं जानते थे कि शेल स्टार ट्री तक क्यों आए होंगे। मुझे लीडर की अनुमति मिली है कि मैं यहां आकर एक स्टार फ्रूट इकट्ठा कर सकूं। शेल ने वीर को दिखाने के लिए एक नोटिस निकाला। मैं समझा। कृपया अंदर आइए। यह पुष्टि करने पर कि नोटिस वैध था, वीर ने स्टार ट्री की सुरक्षा को शेल को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए बंद कर दिया। वीर को इसके बारे में बहुत बेचैनी महसूस हुई। हालांकि स्टार ट्री के मूल संरक्षक के चले जाने के बाद स्टार फ्रूट का सेवन किसी को भी करने से मना किया गया था। लेकिन वेरी हाई लीडर ने अभी भी शेल को आकर फल लेने की अनुमति दी थी। यह सामान्य नहीं था। निश्चित रूप से शेल शर्मीले या संकोची नहीं थे। वह सीधे स्टार ट्री जोन में चले गए। वीर ने अपने जेनोजेनिक्स के लीजन को आदमी को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया और शेल सुरक्षित रूप से स्टार ट्री तक पहुंच गए। जब बार्बी ने शेल को देखा तो वह जिज्ञासु दिखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब एम्प्टी गॉड ने उन्हें स्टार गेज मिरर का उपयोग करके भविष्य दिखाया था तो उन्होंने शेल को स्टार फ्रूट चुनते हुए देखा था। अब जब शेल आ गए थे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। शेल एक सीधे दृढ़ मार्ग पर पेड़ की ओर चले गए। वो रुके नहीं या इधर-उधर भटके नहीं। उनके पास एक पूर्वचिन्हित लक्ष्य प्रतीत होता था। वीर ने हालांकि इसे अजीब नहीं माना। अगर वेरी हाई लीडर ने उन्हें स्टार ट्री से फल लेने के लिए ऐसी असामान्य मंजूरी दी थी तो वे बस उनके इनाम को मौके पर नहीं छोड़ेंगे। उनके पास पहले से ही एक लक्ष्य होना चाहिए। वीर जिज्ञासु थे, इसलिए वो शेल के पीछे चले गए। वह देखना चाहते थे कि शेल कौन सा स्टार फ्रूट इकट्ठा करने वाले थे। कुछ मिनटों बाद शेल अपनी पसंद के स्टार फ्रूट पर पहुंचे। वीर नहीं देख सकते थे कि इस विशेष स्टार फ्रूट में क्या खास था। हालांकि शेल ने तुरंत इसे नहीं चुना। उन्होंने वीर का सामना करने के लिए मुड़े और उनसे कहा, भाई वीर, हमें बाद में लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप स्टार ट्री की रक्षा कर सकते हैं और इसे नुकसान से बचा सकते हैं। जरूर, वीर ने सिर हिलाया। यह उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन शेल एक प्रिमिटिव डीफाइट थे और उन्होंने वीर से ऐसे बात की जैसे उन्हें फल के अंदर छिपी हुई चीज को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इससे वीर को थोड़ा झटका लगा। स्टार फ्रूट से बाहर आने वाले जेनोजेनिक्स हमेशा सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक गुप्त कौशल था। अगर फल खोलने वाला व्यक्ति अंदर के प्राणी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था तो वे उसे सोते समय मार सकते थे। लेकिन शेल, जो एक प्रिमिटिव डीफाइट थे, ने कहा कि लड़ाई होगी। इसने इस पूरे फल खोलने के परिदृश्य को एक अधिक अशुभ प्रकाश में डाल दिया। एक बार जब वीर ने खुद को तैयार कर लिया तो शेल स्टार फ्रूट के शीर्ष पर उड़ गए। उन्होंने स्टार फ्रूट को उसकी शाखा से नीचे गिरा दिया। पूरी प्रक्रिया अब तक वैसी ही थी जब वीर ने अपने स्वयं के स्टार फ्रूट्स चुने थे। फल खुद जल गया, जिससे अंदर का जेनोजेनिक प्रकट हुआ। जेनोजेनिक का शरीर बहुत बड़ा नहीं था। शेल की तरह यह एक साधारण और मांसल प्राणी था। यह लगभग 3 मीटर लंबा था और इसके बाल सुनहरे थे। एक गोल्डन हेड मंकी। वीर हैरान थे। उस जेनोजेनिक के छोटे पैर और लंबी भुजाएं थी। उसके सिर में 3 सेट कान थे। हर एक घोंघे जैसा दिखता था। यह बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन प्राणी के बारे में कुछ अजीब भी था। हालांकि वीर कोई सब्सटेंस चेंज नहीं देख सकते थे, वो बता सकते थे कि इसकी एक डरावनी उपस्थिति थी। वह जानते थे कि यह 6 ईयर्ड गोल्डन हेड मंकी डीफाइट था।
ये स्टार फ्रूट्स के सामान्य जेनोजेनिक से अलग था। जब ये सुनहरे बालों वाला बंदर प्रकट हुआ तो उसकी आंखें पहले से ही खुली थी और सुनहरी चमक रही थी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे वो चांद और सूरज को मात दे सके। अपने सामने शेल को देखकर सिक्स-हेड गोल्डन हेड मंकी अचानक चिल्लाया। उसकी सुनहरी सब्सटेंस चेन्स एक पवित्र प्रकाश की तरह फट गई। वो शक्तिशाली चमक उसके पूरे शरीर के चारों ओर लपेटी गई और प्राणी एक सुनहरी लौ की तरह शेल की ओर दौड़ा। शेल की आंखें अडिग थी और उन्होंने एक सुनहरी सब्सटेंस चेन उत्पन्न की। वो पीछे नहीं हटे। वो हमलावर बंदर की ओर बढ़े। उनके मुट्ठी एक दूसरे से टकराए, लेकिन गोल्डन हेड मंकी नहीं हिला। शेल का शरीर रुकने से पहले कुछ दर्जन मीटर पीछे लड़खड़ा गया। शक्ति के इस प्रदर्शन को देखते हुए शेल बंदर से कमजोर थे। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना बंदर चलता रहा। वो आंखें मूंदने वाली गति से शेल की ओर भागा। उसका शरीर एक डरावनी उपस्थिति जारी कर रहा था, लेकिन शेल प्राणी की शक्ति से चिंतित नहीं लगे। वो लगभग आकस्मिक सुंदरता के साथ चले और उन्होंने सिक्स-हेड मंकी के पीछा को झकझोर दिया। उन्होंने बंदर की शक्ति से मुकाबला करके नहीं, बल्कि अपने ही शानदार कौशल का उपयोग करके बंदर से लड़ाई लड़ी। हालांकि शेल बहुत प्रतिभाशाली थे, उन्हें बुरी तरह से पाला गया था। जब वीर ने पहली बार उनसे लड़ाई लड़ी थी तो शेल कई शीर्ष श्रेणी के जीन आर्ट्स नहीं जानते थे। जब से उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, तब से शेल के मुट्ठी कौशल में सुधार हुआ था। उनके पास कुछ और शीर्ष श्रेणी के जीन आर्ट्स भी थे। उन्होंने बहुत ताकत हासिल की थी और वह अब सिल्कवॉर्म फाइट्स के दौरान की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक सक्षम सेनानी थे। उन्होंने वास्तव में एक डीमन फ्रूट खाया और एक नकली 11 आर्मोर्ड टैलेंट अर्जित किया। उनकी बेहतर गति बहुत तेज है। वीर ने उनकी तारीफ की, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस लड़ाई को देखने के बाद वीर की भौहें तन गई। अतिशक्तिशाली शेल को सिक्स-हेड मंकी द्वारा दबाया जा रहा था। जैसे ही उन्होंने लड़ाई देखी, वीर बता सकते थे कि सिक्स-हेड मंकी एक प्रिमिटिव डी-फाइट था। हालांकि उसकी गति और शक्ति शेल के नकली 11 आर्मोर्ड टैलेंट से बेहतर थे। इसके अलावा सिक्स-हेड मंकी की शक्ति बहुत अजीब थी। शेल को कभी कभी अपने डरावनी जीन आर्ट्स में से एक के साथ बंदर पर वार करने के लिए एक उद्घाटन मिलेगा, लेकिन उनके हमला करने के बाद बंदर की छाया ही एकमात्र चीज होगी जो बचेगी। सिक्स-हेड मंकी का असली शरीर कहीं और दिखाई देगा। यह तब शेल की ओर एक खतरनाक वार वापस भेजेगा। शेल शांत रहे और हर बार अपना सिर खोने से बचने में कामयाब रहे, लेकिन बंदर के हमलों ने उनके शरीर पर कट छोड़ दिए। वह अब लगातार खून बहा रहे थे और वह भयानक लग रहे थे। ये गोल्डन हेड मंकी बहुत शक्तिशाली है। ये शेल को दबा सकता है, जो इसके समान स्तर पर है। स्टार फ्रूट से बाहर आने वाले जेनोजेनिक्स वास्तव में विशेष है। वीर ने प्राणी को रुचि के साथ देखा। उस तरह के एक शक्तिशाली एलीट ने वीर को बहुत प्रेरणा दी। इसके बारे में सबसे खास बात बंदर की खुद को क्लोन करने की क्षमता थी। यहां तक कि वीर भी नहीं बता सकते थे कि लड़ाई के दौरान बंदर कब अपने असली सूका या अपनी प्रतिलिपि का उपयोग कर रहा था। असली बंदर और नकली के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। जो कोई भी सावधान नहीं था, वह निश्चित रूप से इसकी चालों के लिए गिर जाएगा। लेकिन वीर हिचकिचा रहे थे। ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें शेल की मदद करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार एक वेरी हाई आदमी उनके पास आया। जब वीर ने उस आदमी को देखा तो वो थोड़ा चौंका गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि वेरी हाई आदमी उनके बगल में कब आया था। ली चुन क्यू। वीर ने उसका चेहरा देखते ही आदमी को पहचान लिया। ली चुन क्यू वेरी हाई के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। वह एक्सक्विजिट और अन्य के बड़े भाई थे। वह बहुत प्रतिभाशाली थे और वेरी हाई में कोई भी उनसे मेल नहीं खा सकता था, यहां तक कि लिली भी नहीं, जिसमें 10 आर्मोर्ड टैलेंट था।
ली चुन क्यू ने शेल और बंदर को लड़ाई करते हुए देखा और उन्होंने कहा, उसकी मदद मत करो, उसे खुद इस लड़ाई का अनुभव करना होगा। जब वीर ने वे शब्द सुने तो वो शांत हो गए। स्पष्ट रूप से उन्हें शेल की मदद करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। शेल नुकसान में थे, लेकिन वह अभी तक लड़ना जारी रखने के लिए बहुत ज्यादा घायल नहीं हुए थे। वो अभी भी सिक्स हेड मंकी के खिलाफ अपना बचाव कर रहे थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, शेल को कम और कम घाव लगने लगे। ली चुन क्यू बस चुपचाप खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक कहा, तुम शेल के हाल के सुधारों के बारे में क्या सोचते हो? वीर ने चारों ओर देखा। वो आसपास के एकमात्र व्यक्ति थे। स्पष्ट रूप से ली चुन क्यू को उनसे बात करनी थी, लेकिन ली चुन क्यू अभी भी लड़ाई देख रहे थे और उन्होंने सवाल पूछते समय वीर को नहीं देखा था। उन्होंने बहुत जल्दी सुधार किया है। यह समझ में आता है कि उनके पास एक 11 आर्मोर टैलेंट है, वीर ने कहा, और यह ज्यादातर सच था। शेल के सुधारों ने उन्हें प्रभावित किया। ली चुन क्यू हिले नहीं। जैसे ही उन्होंने लड़ाई को सामने आते देखा, उन्होंने कहा, यह सुनहरे बालों वाला बंदर एक प्राचीन जेनोजेनिक है जिसे 6 ईयर्ड मकाक कहा जाता है। इसके जीन बहुत मजबूत है और ये एक 10 आर्मोर टैलेंट के साथ पैदा होता है और इसका मांस बहुत शक्तिशाली है। इसके दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। ये बताना हमेशा मुश्किल होता है कि तुम असली बंदर को देख रहे हो या कोई और नकली। एक ही स्तर पर इस तरह का दुश्मन ढूंढना मुश्किल है। यहां तक कि शेल भी, जो एक बॉर्न डिफाइड है, 6 ईयर्ड मकाक को आसानी से नहीं हरा सकते हैं। भाई शेल की शक्ति के साथ उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए। वो अंततः 6 ईयर्ड मकाक को हरा देंगे, वीर ने कहा। ली चुन क्यू ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। 6 ईयर्ड मकाक शेल के लिए एक छोटा सा काम है। इसे नीचे गिराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उसकी बात करते हुए ली चुन क्यू आखिरकार वीर को देखने के लिए मुड़े। उन्होंने कहा, दरअसल एकमात्र व्यक्ति जिसे शेल के लिए एक गंभीर बाधा माना जा सकता है, वो तुम हो। आप मजाक कर रहे होंगे, सर। मैं सिर्फ एक हफ्डीफाइड हूं। मेरे पास शेल के विकास में बाधा डालने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो नहीं है। वीर अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए कुछ यादृच्छिक प्रशंसा स्वीकार नहीं करने वाले थे। ली चुन क्यू ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं वेरी हाई के गुड फॉर्चून पूल का प्रभारी हूं। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें वहां जाने दे सकता हूं। इसका क्या मतलब है? वीर ने पूछा, बातचीत का पालन करने के लिए संघर्ष करते हुए। ली चुन क्यू बोलते समय बहुत कूदते थे। वह बस वीर को शेल की सबसे बड़ी बाधा के रूप में वर्णित कर रहे थे और अब वो वीर को बता रहे थे कि वो वेरी हाई के गुड फॉर्चून पूल में जा सकते हैं। वेरी हाई के गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करने के अवसर हर किसी को नहीं दिए गए थे। वीर ने वेरी हाई आने से पहले ही पूल के बारे में सुना था। यहां तक कि एक्सक्विजिट और लिली को भी कभी उसमें प्रवेश करने की मंजूरी नहीं मिली थी। इसलिए वीर को अभी तक वहां जाने का मौका नहीं मिला था। अब ली चुन क्यू उन्हें जाने का अवसर दे रहे थे। यह भ्रमित करने वाला था। ली चुन क्यू जानते थे कि वीर क्या सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने कोल्डली कहा, तुम शेल का डीमन बन गए हो। अगर वह तुम्हें वास्तव में नहीं हरा सकता है तो यह उसके विकास और स्वर्गारोहण के लिए एक बाधा होगी। वह एक सच्चा गॉड बनने का मौका खो सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही डिफाइड बन सकते हो। फिर शेल को उस डीमन को हराने का मौका मिलेगा जो उसकी आत्मा को तबाह करता है। ली चुन क्यू को लगा कि भले ही वीर डिफाइड बन जाए, शेल शायद उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर को अपने आसपास के अन्य लोगों के अहंकारी होने की आदत थी। किसी और को थोड़ा घमंडी होने देने में क्या नुकसान था? अगर आप वास्तव में ये पेशकश कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, सर। अगर आप मुझे पूछने में कोई दिक्कत ना हो तो मैं वेरी हाई के गुड फॉर्चून पूल में कब जा सकता हूं?
वीर जल्द से जल्द इसे सुनिश्चित करना चाहते थे। आखिरकार वीर के पास अभी भी 2 और जीन आर्ट्स थे जिन्हें उन्हें हफ्डी फाइट तक बढ़ाना था। शायद वह उनके साथ तोड़ने के लिए वेरी हाई के गुड फॉर्चून पूल का उपयोग कर सकते थे। वेरी हाई का गुड फॉर्चून पूल काफी रहस्यमय था। यह किसी के जीन्स और रक्त की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था। वीर कुछ समय से वहां जाना चाहते थे और अब यह उनका मौका था। ये गुड फॉर्चून स्पेल लो। आज के बाद तुम जब चाहो जा सकते हो। ली चुन क्यू ने वीर को एक छोटा सा स्पेल सौंपा। वीर ने स्पेल स्वीकार किया और उन्होंने देखा कि वस्तु केवल 2 उंगलियों की चौड़ाई में थी। यह क्रिस्टल स्पष्ट लग रहा था और इस पर एक प्राचीन भाषा में गुड फॉर्चून लिखा था। धन्यवाद सर, मैं डीफाइड बनने की कोशिश करने जा रहा हूं ताकि भाई शेल अपने डीमंस को सुला सके। वीर ने गुड फॉर्चून स्पेल को अपनी छाती की जेब में रखा। फिर उन्होंने ली चुन क्यू को देखकर मुस्कुराया। अंदर, हालांकि वो सोच रहे थे, वेरी हाई वास्तव में काफी अमीर है। वह बस किसी को गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं और एक तरह से उन्होंने इसे एक दुश्मन को दिया। ली चुन क्यू ने वीर को रुचि से देखा और उन्होंने कहा, तुम वास्तव में एक दिलचस्प चरित्र हो। अगर शेल और लूक स्काईवॉकर नहीं होते तो मैं कहूंगा कि तुम इस पीढ़ी में सबसे दिलचस्प सिल्कवॉर्म थे। ली चुन क्यू के शब्दों ने यह संकेत दिया कि उन्होंने सोचा कि वीर शेल और लूक स्काईवॉकर से कमजोर थे। सिल्कवॉर्म्स की उस पीढ़ी के भीतर वो केवल नंबर 3 थे। वीर हालांकि बहस करने के मूड में नहीं थे। एक तरह से वो काफी खुश थे। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, शेल अधिक से अधिक स्थिर हो गए थे। 6 हेड मकाक के पास अब लाभ नहीं था और ये शेल द्वारा दबाए जाने की कगार पर था। उसके असली और नकली शरीर अब शेल को भ्रमित नहीं कर रहे थे। वीर को यह स्वीकार करना पड़ा कि शेल एक जीनियस थे। थोड़े समय में वो 6 हेड मकाक का अध्ययन करने में सक्षम हो गए थे। वीर को अचानक 6 हेड मकाक के बारे में एक सवाल याद आया। उन्होंने ली चुन क्यू को देखा और पूछा, महोदय, आपको कैसे पता चला कि किस स्टार फ्रूट में 6 हेड मकाक था? एक्सक्विजिट और लिली ने उन्हें बताया था कि एक स्टार फ्रूट के अंदर के जेनोजेनिक्स का बाहर से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ली चुन क्यू और शेल को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्होंने जो फल चुना था उससे क्या उम्मीद करनी थी। वे जानते थे कि यह 6 हेड मकाक होगा। वेरी हाई सेंस एक उपयोगी प्रिडिक्टिव एबिलिटी प्रदान कर सकता है। ली चुन क्यू ने जवाब दिया, मैंने इस पेड़ को अच्छी तरह से देखने में कुछ समय बिताया और बहुत विचार विमर्श के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह प्राणी कहां स्थित है। साथ ही यह स्टार फ्रूट अजीब तरह से पैदा हुआ था। मेरे लिए यह अनुमान लगाना आसान था कि अंदर क्या हो सकता है। अजीब तरह से पैदा हुआ। वीर ने ली चुन क्यू को देखते हुए अपना सिर एक तरफ झुकाया। जब यह फल बना तो स्टार ट्री पर एक अजीब सुनहरी छाया गिर गई। जब मैंने यह अजीब दृश्य देखा तो मैं स्टार ट्री से बहुत दूर नहीं था। मैंने जो देखा उसके आधार पर मेरे लिए यह निर्धारित करना मुश्किल नहीं था कि उस फल में कौन सा जेनोजेनिक पाया जा सकता था। ली चुन क्यू ने स्थिर रूप से कहा, पंग। शेल का मुक्का 6 हेड मकाक से मजबूती से टकराया और प्राणी के शरीर को आसमान में ऊपर भेज दिया। क्या उसने असली शरीर पर मारा? वीर ने तुरंत लड़ाई पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। 6 हेड मकाक इस बार अपने नकली शरीर का उपयोग करके भागने में कामयाब रहा था। शेल का वार असली बंदर पर लगा था। शेल उड़ते हुए बंदर का पीछा ऐसे कर रहे थे जैसे वह उसकी छाया का हिस्सा हो। उनके मुक्के एक नदी की तरह थे जो 6 हेड मकाक पर बाढ़ लाने के लिए अपने किनारों को फोड़ रही थी। प्राणी का शरीर टूटना शुरू हो गया और डीफाइड रक्त हर जगह बह गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मूवमेंट स्किल्स का इस्तेमाल किया या कितने नकली शरीर बुलाए। प्राणी जमीन खोता रहा। अब उसके पास शेल के शक्तिशाली मुक्कों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। हिट्स की निरंतर धारा के तहत
शक्तिशाली सिक्स हेड मकाक बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके पूरे शरीर पर कई दरारें और घाव दिखाई दिए, जिससे वह चिल्लाया। लेकिन सिक्स हेड मकाक का शरीर बहुत मजबूत था और अभी तक शेल किसी भी गंभीर चोट को पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए थे। केवल उसकी त्वचा घायल हो रही थी। हां, शेल ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। वह सिक्स हेड मकाक को पीछे हटने और खुद को संभालने का मौका देना चाहते थे। शेल ने उसे दूर से देखा, उसे सांस लेने का एक पल दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी लहराई और चिल्लाया। शेल की चीख के बाद उनके चारों ओर की जगह एक हड़ताली शक्ति के साथ चमकी जो सूरज की तरह दिखती थी। उस हड़ताली शक्ति की अनगिनत चमक शेल से बाहर निकल गई। ये एक मीटियोर शावर की तरह था जो सिक्स हेड मकाक पर लगातार बरस रहा था, और प्रत्येक चमक एक न्यूक की तरह संपर्क पर फट गई। बूम! डरावने विस्फोटों ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। उस डरावनी शक्ति के कभी न खत्म होने वाले हमलों के तहत सिक्स हेड मकाक का शरीर खड़ा होने में असमर्थ था। प्राणी का गॉडली बॉडी धीरे धीरे अलग हो रहा था। वीर ने विस्मय में प्रदर्शन देखा। शेल का मुक्का काफी हद तक उनके अपने अंडर द स्काई चाकू कौशल के समान था। शेल ने जो मुक्का अभी डाला था वो पहले से बिखरी हुई शक्ति को बुला रहा था। हालांकि हमला ठीक अंडर द स्काई जैसा नहीं था, यह केवल समान था। यह सीज रिटर्न टू द स्ट्रीम है। यह तुम्हारे अंडर द स्काई चाकू कौशल के बहुत समान है। क्या तुम्हें लगता है कि शेल इसे अच्छी तरह से करता है? ली चुन क्यू ने शांति से पूछा। वो बहुत मजबूत है, वीर ने ईमानदारी से कबूल किया। इतने कम समय में शेल इस तरह के एक चुनौतीपूर्ण जीन आर्ट में बहुत निपुण हो गए थे। इसका मतलब था कि वो बहुत मजबूत थे। शेल में अतीत में ज्ञान और जीन आर्ट्स की कमी थी, लेकिन वेरी हाई उन दोषों को ठीक करने के लिए पर्याप्त दयालु थे। शेल जितने अधिक जीन आर्ट्स सीखते थे वो उतने ही डरावने होते जाते थे। यह फिर से लेवलिंग अप जैसा होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही डीफाइड बन जाओगे। शेल को ज्यादा देर तक इंतजार मत कराओ, ली चुन क्यू ने कहा। शेल अपने कंधे पर सिक्स हेड मकाक को लेकर उनकी ओर चले गए। उन्होंने वीर को सिर हिलाया और ली चुन क्यू के साथ जाने के लिए मुड़ गए। वीर ने खुद को उन दोनों से चिंतित नहीं किया। उन्होंने खुशी से गुड फॉर्चून स्पेल पकड़ा और आह भरी। अगर ब्रह्मांड में ली चुन क्यू जैसे और लोग होते तो यह बहुत अच्छा होता। मैंने यहां बहुत दुश्मन बनाए हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे अब खुद संसाधन खोजने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अंतहीन राशि होगी। वीर जाने की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें अचानक कुछ गलत महसूस हुआ। उनके दिल ने उन्हें बताया कि वह खतरे में है। अगले सेकंड वीर टेलीपोर्टेड हो गए जैसे ही एक छाया उस स्थान से टकराई जहां वो एक पल पहले खड़े थे। वीर ने छाया को बेहतर ढंग से देखने के लिए आगे झुक गए और उन्होंने जो देखा उससे उन्हें झटका लगा। ये एक बंदर था जो ऊंचाई में एक इंसान के आकार का आधा था। उसके सिर में 6 कान थे, जिसमें प्रत्येक एक घोंघे जैसा दिखता था। सुनहरे फर ने प्राणी को ढक दिया था। यह सिक्स हेड मकाक जैसा दिखता था, लेकिन यह पहले सिक्स हेड मकाक से बहुत छोटा था। इससे पहले वीर ने शेल को सिक्स हेड मकाक को हराते हुए देखा था। आदमी ने प्राणी के शरीर को भी अपने साथ घसीटा था, और अब यहां एक छोटा सा था। यह अप्रत्याशित था। क्या वह पूर्व सिक्स हेड मकाक एक मदर मंकी थी? क्या उसका एक बच्चा था जिसे शेल ने नहीं देखा? वीर ने खुद से बुदबुदाया, छोटे सिक्स हेड मकाक को देखते हुए। वीर को इस बात का कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा कि उनके सामने एक लघु सिक्स हेड मकाक क्यों दिखाई दिया था। लेकिन स्टार फ्रूट के अंदर के जेनोजेनिक्स के गर्भवती होने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उनका सिद्धांत समझ में नहीं आया। तुम एक मदर मंकी हो। तुम सब मदर मंकीज हो। ये मेरा असली शरीर है। जो वे ले गए थे वो सिर्फ मेरा एक नकली शरीर था। सिक्स हेड मकाक ने वीर पर तीखे स्वर में चिल्लाया। कमाल है, नकली शरीर ली चुन क्यू को धोखा देने में सक्षम था।
इसने मुझे भी धोखा दिया। इस सिक्स ईयर्ड मकाक का नकली शरीर कौशल इसे अजेय बनाता है। वीर ने विस्मय में सोचा। सिक्स ईयर्ड मकाक हत्यारा लग रहा था। उसने वीर को घूर कर देखा और कहा, इससे पहले उस वेरी हाई मॉन्स्टर के पास होने के कारण मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा, लेकिन अब मुझे छिपने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मारने के बाद मैं आउटर स्काई में बाहर जा सकता हूं। भले ही वो वेरी हाई मॉन्स्टर ये महसूस करे कि शरीर एक नकली था और मुझे लेने के लिए यहां वापस आता है, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। वो विचार बुरा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम एक बात के बारे में गलत हो। वीर हंसे। वो क्या है? सिक्स ईयर्ड मकाक ने पूछा। उसकी आंखें वीर पर चमक रही थी। मैं उस वेरी हाई मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना हूं। अगर तुम चुपचाप पहले चले जाते जब तुम्हारे पास मौका था, तो तुम मुफ्त में भाग सकते थे। ये शर्म की बात है कि तुम इसके बजाय मेरी हत्या करना चाहते थे। मुझे डर है कि तुम वो होगे जो आज मरोगे। वीर गंभीर लग रहे थे। तुम सिर्फ एक हफ्डीफाइड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झांसा देने की? सिक्स ईयर्ड मकाक गुस्से से चिल्लाया। वो वीर की ओर दौड़ा। वीर अपोलो सेट चमक उठा जैसे ही उन्होंने सिक्स ईयर्ड मकाक की ओर एक मुक्का फेंका। पंग! वीर के मुक्के ने छलांग के बीच सिक्स ईयर्ड मकाक के शरीर को पकड़ा और इसे आधे में फाड़ दिया। हालांकि यह सिर्फ एक नकली शरीर था। सिक्स ईयर्ड मकाक का असली रूप चला गया था। पंग! सिक्स ईयर्ड मकाक अचानक वीर के पीछे दिखाई दिया। इसने वीर को पीठ में मुक्का मारा, जिससे वो आगे की ओर उड़ गए। इससे पहले कि वो रुकते, एक लंबा समय लगा। अपोलो सेट के पीछे एक मुट्ठी के आकार का डेंट था। अपोलो सेट टूटने की कगार पर लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना घमंडी होने की? सिक्स ईयर्ड मकाक चिल्लाया। ये फिर से वीर पर कूद पड़ा। ये बंदर बहुत मजबूत है। ये नकली शरीर का उपयोग कर सकता है और इसकी उपस्थिति को छिपाने की इसकी क्षमता अद्वितीय है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। वीर ने सिक्स ईयर्ड मकाक पर नजर गड़ाए रखी, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उन्होंने जानवर से मिलने के लिए एक मुक्का फेंका। सिक्स ईयर्ड मकाक का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन एक बार फिर यह केवल एक नकली शरीर था। वीर को नहीं पता था कि असली शरीर कहाँ गया था। वीर का दिल उछल पड़ा और उन्होंने प्रोफेसर मंत्रा डाला। ब्रह्मांड में सब कुछ उनकी आंखों में एक कॉगव्हील बन गया। हालांकि वो सिक्स ईयर्ड मकाक के शरीर को नहीं देख सकते थे, वो ब्रह्मांड के कॉगव्हील्स को देख सकते थे जो हिल रहे थे जबकि सिक्स ईयर्ड मकाक अदृश्य रहा। सिक्स ईयर्ड मकाक बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थी और वो बड़ी गति से वीर की ओर चमका। इसने वीर की आंखों में घूर कर देखा, अपने पंजे उठाए और वीर की आंखों को बाहर निकालने की कोशिश की। यह देखकर कि यह लगभग उसके सामने था, वीर ने अपनी मुट्ठी घुमाई। उन्होंने अपने दुश्मन के अदृश्य फिर भी असली शरीर की ओर अपना मुक्का भेजा। सिक्स ईयर्ड मकाक चौंक गया था। उसे पता नहीं था कि वीर ने उसके असली शरीर का पता कैसे लगाया था। यह बहुत करीब था और उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। इसने वीर की मुट्ठी का मुकाबला करने के लिए अपना खुद का एक मुक्का भेजा। सिक्स ईयर्ड मकाक ने खुद को एक नरम बर्फबारी में लिपटा हुआ पाया। एक स्नोलेडी की छाया ने उसके शरीर को ढक दिया। शुरुआत में सिक्स ईयर्ड मकाक ने बर्फीले हमले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वीर से लड़ने पर केंद्रित था, लेकिन वह स्नोलेडी सिक्स ईयर्ड मकाक को घेरती रही। हालांकि बंदर ठंडी शक्ति से प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें भारी होने लगी। जल्द ही वो एक स्टार फ्रूट पर बैठ गया और गहरी नींद में सो गया। वीर ने देखा कि उस पर बर्फ का एक भी टुकड़ा नहीं चिपका था। उन्होंने उम्मीद की थी कि बर्फ की शक्ति सिक्स ईयर्ड मकाक पर काम नहीं कर सकती है, लेकिन इसके साथ आने वाली सोने की शक्तियां ऐसी नहीं थी जिन्हें सिक्स ईयर्ड मकाक सह सके। जैसे ही प्राणी फल के ऊपर गहरी नींद में सो गया, उसके हाथ और पैर एक अशोभनीय फैलाव में फैले हुए थे। वीर सिक्स ईयर्ड मकाक को मारना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा,
अभी 6 ईयर्ड मकाक सो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वेरी हाई कॉन्ट्रैक्ट इस पर काम कर सकता है। इस बंदर की शक्ति बहुत अनोखी है। अगर मैं इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो ये उपयोगी हो सकता है। उस विचार के साथ वीर ने वेरी हाई कॉन्ट्रैक्ट स्किल को सक्रिय किया। उन्हें इसके काम करने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसे आजमाया तो उन्होंने महसूस किया कि कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पर क्लिक हो गया। मुझे नहीं लगा था कि यह वास्तव में काम करेगा। 6 ईयर्ड मकाक अभी भी सो रहा था। उसके ऊपर स्नोलेडी की छाया मंडरा रही थी। वीर ने स्नोलेडी के चले जाने तक इंतजार किया। हालांकि वीर ने खुद स्नोलेडी हमला किया था, वो इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसका अपना दिमाग था। वह D5 जीन कोर के जीन आर्ट का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू था। कुछ घंटों के बाद स्नोलेडी की छाया आखिरकार गायब हो गई। वीर ने देखा कि 6 ईयर्ड मकाक अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उन्होंने उसके नितंब पर एक तेज लात मारी, जिससे वो कुछ दूरी तक दूर जा गिरा। 6 ईयर्ड मकाक अपनी अशिष्ट जागृति से चौंक गया था। वह जमीन से उछल पड़ा। उसके चारों ओर सुनहरी सब्सटेंस चेन्स उठ रही थी। वह चीखा और वीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वीर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कॉन्ट्रैक्ट स्पेल के निशान 6 ईयर्ड मकाक के माथे पर दिखाई दिए। पटांग। 6 ईयर्ड मकाक स्टार फ्रूट पर वापस गिर गया। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और बार बार ऐंठा, जैसे कि वह पीड़ा में हो। जब उन्होंने देखा कि एक D5 जेनोजेनिक अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बहुत दर्द में था, तो वीर वेरी हाई कॉन्ट्रैक्ट स्किल की प्रभावशीलता से अधिक हैरान थे। बंदर, क्या तुम मेरी आज्ञा मानोगे? वीर ने कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति 6 ईयर्ड मकाक पर पहुंचा रही पीड़ा को बंद करते हुए बंदर से पूछा। बंदर ने एक डगमगाती चीख जारी की और फल से छलांग लगा दी। वीर की ओर भागते हुए वह धुंधला हो गया। उसके पीछे सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह अचानक वीर के सामने टेलीपोर्टेड हो गया। वीर ने निगल लिया। जैसे ही 6 ईयर्ड मकाक वीर को छूने वाला था, जानवर ने अपना सिर पकड़ लिया और पीछे गिर गया। वह पास की एक शाखा से उछला, फिर स्टार फ्रूट के एक टुकड़े से, फिर वह जमीन से टकराने के लिए नीचे गिर गया। जब वह उतरा तो उसने जमीन में एक बड़ा छेद बना दिया। बंदर, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और मेरे हर आदेश का पालन करोगे? वीर ने कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति के प्रवाह को रोकते हुए फिर से पूछा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया। मैं आश्वस्त नहीं हूं। अगर तुम इतने मजबूत हो तो मुझे वास्तव में हराओ। इस बार 6 ईयर्ड मकाक अपनी मुट्ठी झूलते हुए आगे नहीं कूदा। वो हत्यारा लग रहा था और उसने वीर पर भयंकर रूप से चीखा। तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। वीर हंसे। तुम उस स्टार बीटल को भी नहीं हरा सके। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकते हो। अगर तुमने एक चाल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैंने अपना हाथ उठा लिया होता और तुम्हें मार दिया होता। 6 ईयर्ड मकाक गुस्से में लग रहा था। वीर ने आश्चर्य से 6 ईयर्ड मकाक को देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने यहां स्टार बीटल्स से लड़ाई लड़ी थी? 6 ईयर्ड मकाक ने हमला नहीं किया। उसने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक बॉन्डीफाइड हूं। मैं स्टार फ्रूट्स में उन अन्य सामान्य जेनोजेनिक्स जैसा नहीं हूं। जब मैं पैदा होता हूं तो मुझे बहुत सी चीजें पता होती हैं। मुझे पता है कि यहां सब कुछ क्या होता है। बॉन्डीफाइड। वीर ये सुनकर बहुत हैरान थे। उस जेनोजेनिक के ट्रू गॉड क्लास तक विकसित होने की बहुत अधिक संभावना थी। अगर तुमने एक चाल का इस्तेमाल नहीं किया तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? 6 ईयर्ड मकाक ने जारी रखा, अभी भी एक अहंकारी लहजे में बात कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा, और अगर तुम मुझे हराते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस दे दूंगा। अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा और फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है?
वीर मुस्कुराए। जरूर, क्यों नहीं, सिक्स हेड मकाक ने जल्दी से कहा। स्पष्ट रूप से उसे पूरा भरोसा था कि वो वीर को हरा सकता है। उसे डर था कि वीर ऐसा करने के अपने फैसले पर पछतावा करेंगे। वीर्स अपोलो सेट फिर से एक गॉड लाइट के साथ फट रहा था। अपोलो विंग्स फैल गए, जिससे वो आसमान में एक गॉड की तरह दिख रहे थे। उन्होंने सिक्स हेड मकाक को नीचे देखा और कहा, आओ, मुझे दिखाऊं कि एक बॉन्डिफाइड जेनोजेनिक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। सिक्स हेड मकाक ने बात नहीं की। उसकी आंखें चमकी और उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी के साथ फट गया। यह वीर की ओर भागते हुए सुनहरी आग के किसी एलिमेंटल की तरह था। सुनहरी रोशनी के अनगिनत पंजे वीर की ओर बढ़े। ऐसा लग रहा था कि वे आकाश और पृथ्वी को काट सकते हैं। वीर पंजे की रोशनी से ढके हुए थे। वीर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हमलों को चकमा दिया। लेकिन अगले सेकंड सिक्स हेड मकाक वीर के बगल में दिखाई दिया। उसने वीर के जन्नांगों पर हमला किया जैसे एक बंदर एक आड़ू चुरा रहा हो। सिक्स हेड मकाक ने सोचा कि उसका नकली शरीर और अदृश्यता उसके असली सो को छिपा सकती है, लेकिन वास्तव में वीर जानवर द्वारा की गई हर हरकत को देख सकते थे। वीर ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और दुष्ट, आड़ू चोरी करने वाले बंदर के कौशल को चकमा दिया। वीर शांत लग रहे थे। वह जो कुछ भी करते थे उसके साथ वह शांत लग रहे थे। एक बंदर का ताज के गहनों के लिए जाने में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन वह सिक्स हेड मकाक अब नुकसान में डाला जा रहा था। सिक्स हेड मकाक बुरी तरह से परेशान था। जब उसने शेल से लड़ाई लड़ी तो शेल ये नहीं बता पाया था कि उसका असली शरीर कहाँ था। अंत में भी ये केवल एक नकली शरीर का उपयोग कर रहा था, इसलिए शेल के पास असली शरीर को खोजने का 50% मौका था। वो अभी भी अपने अदृश्य सो को खोजने में असमर्थ था। अगर बंदर ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो वह शेल को हरा सकता था। हालांकि वो ली चुन कियो से डरता था, लेकिन अब जब वो वीर के खिलाफ लड़ रहा था तो उसकी अदृश्यता और नकली शरीर काम नहीं कर रहे थे। चाहे उसने एक नकली शरीर का इस्तेमाल किया हो या अदृश्य हो गया हो, वीर सब कुछ देख सकते थे। ये बेकार था और प्राणी को चोटें लगने लगी। निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष नहीं। सिक्स हेड मकाक अचानक चिल्लाने लगा जैसे ही वो हताश हो गया। क्या निष्पक्ष नहीं? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपने हमलों को रोकते हुए। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास बस खजाने हैं। भले ही तुम मुझे हराओ, ये खजानों की शक्ति है, तुम्हारी अपनी नहीं। मैं आश्वस्त नहीं हूं। सिक्स हेड मकाक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था और कहा, अगर तुम खजाने का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं तुम्हें अपनी पिंकी से हरा सकता था। ठीक है, मैं खजाने का इस्तेमाल नहीं करूंगा। खैर, और अगर मैं खजाने का इस्तेमाल नहीं करता और तुम फिर भी हार जाते हो तो क्या तुम मेरे आदेशों को सुनोगे? वीर मुस्कुराते रहे और वह नहीं हिले। हां, अगर तुम खजाने का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। सिक्स हेड मकाक ने कहा, तो चलो इसे आजमाते हैं। वीर ने कहा। फिर उन्होंने अपना अपोलो आर्मोर उतार दिया। वीर कुछ भी कह पाते इससे पहले सिक्स हेड मकाक जोर से चिल्लाया। वो वीर पर कूद पड़ा। उसकी आंखें हत्यारे इरादों से भरी थी। अपोलो सेट के बफ्स के बिना वीर की शक्ति और गति सिक्स हेड मकाक से बदतर थी। उसके हमलों से बचना बहुत मुश्किल होगा और वो अब इससे नहीं लड़ सकते थे। लेकिन वीर ने वार से बचने की कोशिश नहीं की। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उनके चेहरे पर एक अजीब ब्लश था। ब्लड पुल्स सूत्र विपरीत दिशा में चल रहा था। जब ब्लड पुल्स सूत्र उलट गया तो यह एक्सयूएन येलो सूत्र बन गया। जैसे ही सिक्स हेड मकाक उनके सामने कूद पड़ा, वीर ने एक थप्पड़ आगे बढ़ाया। एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति सिक्स हेड मकाक से टकराई। सिक्स हेड मकाक डीफाइड था और वीर को किसी भी खजाने से समर्थन नहीं मिल रहा था। बंदर की नजर में वो एक नंगे हफ डीफाइड थे।
बंदर ने वीर के वार को चकमा देने की जहमत नहीं उठाई और इसलिए वीर का हमला उस पर छा गया। बंदर वीर को टुकड़े टुकड़े करने के विचार से बहुत उत्सुक हो गया था, लेकिन जब एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति उस पर आई तो सिक्स हेड मकाक का शरीर हिल गया। उसकी ब्लड पल्स उलट गई और उसकी शक्ति बस गायब हो गई। उसका शरीर और फर बदल रहे थे, सूख रहे थे जैसे कि वह मर रहा हो। ये क्या हो रहा है? सिक्स हेड मकाक ने देखा कि उसका शरीर अधिक से अधिक मुरझा रहा है। वो भयभीत लग रहा था। वीर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांति से सिक्स हेड मकाक को देखा। सिक्स हेड मकाक के शरीर में परिवर्तन मजबूत और मजबूत हो गए। उसके सुनहरे बाल जो सूरज की तरह चमकते थे अचानक मंद पड़ गए और उसकी सुनहरी आंखों में अब उनकी चमक नहीं थी। और फिर एक अजीब सी टूटने की आवाज आई। सिक्स हेड मकाक की सब्सटेंस चेंज अलग हो गई। एक पल में यह डीफाइड से किंग क्लास में चला गया। इसमें अभी भी हाफ डीफाइड शक्ति थी, लेकिन यह उससे बहुत बदतर थी जो पहले थी। पहले ये आसमान में ऊंचा था, लेकिन अब ये जमीन पर था। ये कैसे संभव हो सकता है? सिक्स हेड मकाक की आंखें आतंक से चौड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किंग क्लास बन गया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझ पर फिर से किस तरह की चाल का इस्तेमाल किया है? सिक्स हेड मकाक गुर्राया। फिर वो वीर की ओर घूम गया। बंदर, क्या तुम्हें पता था कि मेरा इस ब्रह्मांड में एक शीर्षक है? वीर ने सिक्स हेड मकाक को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तुम्हारे शीर्षक की कोई परवाह नहीं है। तुमने मुझ पर कौन सी चाल का इस्तेमाल किया? सिक्स हेड मकाक कूदता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन उसने फिर से वीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। एक वार ने उसे एक नीच किंग क्लास प्राणी तक कम कर दिया था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी कोई चीज संभव है। वो अब वीर से काफी डरा हुआ था। उसने फिर से वीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वीर ने सिक्स हेड मकाक की चीख को नजरअंदाज कर दिया। वो हंसे और कहा, ब्रह्मांड में लोग मुझे फादर ऑफ गॉड कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये शीर्षक क्यों अर्जित किया? मैं कैसे? भगवान का पिता, तुम बहुत घमंडी हो। वीर का शीर्षक सुनकर बंदर और भी नाराज लग रहा था। वह बंदर डीफाइड था, लेकिन वीर एक उच्च पद का दावा करते हुए लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि बंदर उनसे सहमत नहीं था। वीर ने सिक्स हेड मकाक को देखा और एक तिरस्कारपूर्ण लहजे में उन्होंने कहा, ब्रह्मांड के लोग मुझे गॉड्स फादर कहते हैं क्योंकि डीफाइड एलीट्स मेरे सामने बच्चों की तरह है। मैं उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने देता हूं अगर वे योग्य हैं। अगर मैं किसी आदमी को अपना बेटा बनने की अनुमति नहीं देता तो उसकी सबसे अच्छी उम्मीद मेरे पोते बनने की होती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम मेरे बेटे बनने के योग्य नहीं हो। बंदर जम गया था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि वीर के वार ने उसे किंग क्लास तक कैसे कम कर दिया था, तो वीर ने जो कहा वो समझ में आने लगा। मुझे परवाह नहीं है। तुमने मुझ पर किसी तरह की चाल का इस्तेमाल किया होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास क्या है, चुप रहो। वीर ने बंदर को काटते हुए ठंडा होकर फुसफुसाया। उन्होंने बंदर को बर्फीले ढंग से घूर कर देखा और कहा, मैंने देखा कि तुम में प्रतिभा है और मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता था, लेकिन तुमने अभी भी मेरी दया की सराहना नहीं की। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? गॉड्स मेरी नजर में बकवास का एक गुच्छा है। मैं उन्हें जीने देता हूं। वे जीते हैं। अगर मैं उन्हें मरना चाहता हूं तो वे मर जाते हैं। मैं उन्हें गॉड्स बनने देता हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो गॉड्स मेरे लिए सिर्फ खिलौने हैं। उसके बाद वीर का शरीर एक गॉडली लाइट के साथ चमक उठा। उन्होंने बंदर को मारने के लिए तैयार होकर अपना हाथ उठाया। सिक्स हेड मकाक पहले से ही बहुत डरा हुआ था। अब वो वीर की शक्ति से बहुत डर गया था। वो जोर से काम गया और डर के मारे चिल्लाया, कहा, मुझे मत मारो। मैं आज्ञा मानने को तैयार हूं।
इसके बारे में चिंता मत करो। खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। वीर ने सिक्स ईयर्ड मकाक को घूर कर देखा। उनके हाथ उठे, प्राणी को मारने के लिए तैयार थे। सिक्स ईयर्ड मकाक ने जल्दी से कहा, मैं खुद को मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में खुद को मजबूर नहीं कर रहा हूं। आप जैसे एक एलीट का पालन करना एक शानदार बात होगी। क्या आप मुझे डीफाइड क्लास में वापस कर सकते हैं? वो मुश्किल नहीं है। इधर आओ। वीर ऊपर से सिक्स ईयर्ड मकाक को घूरते हुए एक गॉड की तरह लग रहे थे। सिक्स ईयर्ड मकाक हिचकिचाता और वीर के करीब आने को तैयार नहीं लग रहा था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मुझे बस अपना हाथ उठाना होगा। ये इतना मुश्किल नहीं होगा। वीर ने तिरस्कार से राक्षस को देखा। सिक्स ईयर्ड मकाक ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। नहीं, नहीं, मुझे तुम्हारे इरादे पर संदेह नहीं है। सिक्स ईयर्ड मकाक वीर की ओर दौड़ गया। उसका शरीर एक इंसान की औसत ऊंचाई का आधा था, और जैसे ही वो वीर के सामने खड़ा हुआ, वो एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। वीर ने उसे देखा और अपना हाथ उठाया। उन्होंने एक गॉडफादर की तरह उसके सिर को छुआ और कहा, मैं, वीर, सभी गॉड्स के नाम पर तुम्हें शाश्वत पवित्र शक्ति देता हूं। नियति का द्वार खोलो। वीर ने बकवास का एक गुच्छा बनाया जो सिक्स ईयर्ड मकाक को धोखा देने के लिए अच्छी तरह से काम करता था। उसे कोई पता नहीं था कि वीर बस समय बर्बाद कर रहे थे और एक दिखावा कर रहे थे। वीर को बस एक्सयूएन येलो सूत्र के प्रभाव खत्म होने तक इंतजार करने की जरूरत थी। फिर सिक्स ईयर्ड मकाक फिर से डीफाइड हो जाएगा। वीर को ब्लड पल्स सूत्र का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बस बेतरतीब ढंग से सिक्स ईयर्ड मकाक के सिर पर एक रोशनी डाली। वीर ने समय की गणना की और धीरे धीरे अपने मनगढ़ंत आशीर्वाद को बोला। जब तक वह समाप्त हुए, तब तक एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति विघटित हो गई थी। सिक्स ईयर्ड मकाक का शरीर फिर से बदल गया। सिक्स ईयर्ड मकाक ने अपने शरीर के अंदर वीर की शक्ति देखी और उसने अपने शरीर को बदलते हुए महसूस किया। वह जल्दी से फिर से डीफाइड हो गया, जिसने प्राणी को खुशी और राहत से भर दिया। वह फिर से डीफाइड होकर बहुत खुश था और वह अपने सामने के आदमी से डर गया था। वह एक सनक पर बंदर के स्तर को कम या बढ़ा सकता था। ये आदमी बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है कि वह किसी तरह का फादर ऑफ गॉड है। वह किंग क्लास हो सकता है, लेकिन मैं हर तरह से उससे हीन हूं। मैं उससे लड़ नहीं सकता। कम से कम थोड़ी देर के लिए मुझे उसे हराने की कोशिश करना बंद करना होगा। सिक्स ईयर्ड मकाक ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। वह आतंकित था और उसने अब वीर से लड़ने की हिम्मत नहीं की। जब सिक्स ईयर्ड मकाक डीफाइड क्लास में वापस आया तो उसने तुरंत वीर के सामने घुटने टेके और कहा, मैं अब और हमेशा के लिए तुम्हारा पालन करने को तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम पिछली बातों को भूल जाओगे और अभी भी मुझे अपने संरक्षण में लेने को तैयार हो। जबकि उसके मुंह ने बात की, सिक्स ईयर्ड मकाक के दिल में वो खुद से कह रहा था, मुझे तुम्हारा असली सूप पता लगाने दो, फिर मुझे इस जाल से बचने और शायद तुम्हें मारने का मौका मिलेगा। वीर समझ सकते थे कि सिक्स ईयर्ड मकाक क्या सोच रहा था, लेकिन उन्होंने राक्षस का सामना नहीं किया। उन्होंने ठंडा होकर कहा, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। एक बार जब तुम मेरा पालन करना शुरू कर देते हो तो पछतावे का कोई मौका नहीं होता है। मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं जीवन भर केवल तुम्हारा ही पालन करूंगा और मैं केवल तुम्हें ही निष्ठा की शपथ दूंगा। सिक्स ईयर्ड मकाक ने नाटकीय रूप से कहा, लेकिन उसका असली इरादा विपरीत था। उठो और मुझे अपना नाम बताओ। वीर ने सिक्स ईयर्ड मकाक को खड़ा होने दिया। मैं सिक्स ईयर्ड मकाक हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, प्राणी ने कहा। उस स्थिति में मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। वीर कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर कहा, चूंकि तुम एक बंदर डीफाइड जेनोजेनिक और एक सिक्स ईयर्ड मकाक हो, मैं तुम्हें लिटिल नंबर 6 कहूंगा। सिक्स ईयर्ड मकाक जम गया जब उसने वीर की भव्य घोषणा सुनी।
उसके दिल ने शिकायत की। वो एक घटिया नाम है। वो इतने लंबे समय तक चुप रहा और उसने मुझे ऐसा बचकाना नाम दिया। शेल और ली चुन क्यू के स्टार ट्री से टेलीपोर्ट होने के बाद शेल ने सिक्स हेड मकाक के शरीर को नीचे रखा ताकि वे इसकी जांच कर सके। जैसे ही ली चुन क्यू ने इसे देखा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी मुट्ठी घुमाई, लाश पर एक मुक्का फेंका। जब वार हुआ तो सिक्स हेड मकाक का शरीर धूल में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? शेल का चेहरा सदमे से खाली हो गया था। उन्होंने खुद को झकझोरा, स्टार ट्री पर वापस जाने के लिए मुड़ गए। ली चुन क्यू ने उन्हें रोक दिया और कहा, अब वापस जाना बहुत देर हो चुकी है। हम बहुत देर से चले गए हैं और प्राणी अब तक आउटर स्काई में भाग गया होगा और गायब हो गया होगा। स्टार ट्री की रखवाली करते हुए वीर के साथ मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से भागने में सक्षम होगा। शेल ने कहा, अगर मैं असली सिक्स हेड मकाक का पता लगाने में असमर्थ था तो मुझे नहीं लगता कि वीर भी ऐसा कर सकते थे। ली चुन क्यू ने भावनाहीन होकर कहा, और भले ही उन्होंने इसे खोज लिया हो, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि वह सिक्स हेड मकाक को स्टार ट्री से भागने से रोक सकते थे? ये सब मेरी गलती थी। मैं नकली शरीर को असली से अलग नहीं कर सका। शेल ने कहा। ली चुन क्यू ने सिर हिलाया। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स हेड मकाक का नकली शरीर वास्तव में अच्छा था। यहां तक कि मैं भी असली का पता लगाने में सक्षम नहीं था। यह दोष तुम्हारे कंधों पर नहीं है। विराम लेने के बाद ली चुन क्यू ने आगे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, आउटर स्काई में अनगिनत जेनोजेनिक्स है। तुम जल्द ही कुछ और प्राणियों का शिकार कर पाओगे, लेकिन अभी मत जाओ। वीर जल्द ही गुड फॉर्चून पूल का दौरा करेंगे। हम उसके ऐसा करने के बाद जा सकते हैं। शेल ने सिर हिलाया। गुड फॉर्चून पूल निश्चित रूप से उसकी शक्ति को बदल देगा, लेकिन यह हर प्राणी को अलग तरह से प्रभावित करता है। मुझे आश्चर्य है कि वीर को इससे कितना फायदा होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि किसी को उतना बड़ा लाभ मिलेगा जितना तुम्हें मिला था। ली चुन क्यू ने सपाट रूप से कहा। वीर ने सोचा कि ली चुन क्यू और शेल सिक्स हेड मकाक की तलाश में आएंगे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने उन्हें वापस आते नहीं देखा। अगली सुबह वीर ने लिटिल नंबर 6 को अन्य जेनोजेनिक्स के साथ स्टार ट्री की रखवाली करने के लिए कहा। बार्बी ने भी पीछे रहने का फैसला किया और वीर अकेले गुड फॉर्चून पूल के लिए रवाना हो गए। वीर गुड फॉर्चून पूल तक पहुंचने की जल्दी में थे क्योंकि वो एक्सक्विजिट और लिली के पता चलने से पहले इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। वह जेड स्किन और प्रोफेसर मंत्रा को हफ डी फाइट तक लाने के लिए पूल का उपयोग करना चाहते थे। अगर दोनों लड़कियां वहां होती तो वो उनके सामने उन दो जीन आर्ट्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सच कहूं तो गुड फॉर्चून पूल वास्तव में एक पूल नहीं था। ये एक कुएं जैसा था। वीर को इसके बारे में जो कुछ भी पता था, उसके अनुसार गुड फॉर्चून पूल के अंदर का पानी वास्तव में पानी नहीं था। यह मृत जेनोजेनिक्स के अवशेषों से बनाया गया एक द्रव था। कम से कम वेरी हाई ने वीर को यही बताया था। यह सच था या नहीं, वो नहीं जानते थे। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था कि गुड फॉर्चून पूल की सबसे दूर तक क्या था। यहां तक कि ट्रू गॉड डी फाइट्स भी तल तक नहीं पहुंच सके। हालांकि वेरी हाई एलीट शारीरिक रूप से पूल के तल तक नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने इसका विश्लेषण किया था और निर्धारित किया था कि इसमें डीफाइड जेनोजेनिक्स के एक विशाल समूह के शरीर थे। वे शक्तिशाली डीफाइड्स अरबों और अरबों साल पहले वहां मर गए होंगे और उनका डीफाइड फ्लेश तब से वही रहा था। समय के साथ उनका सार लिक्विफाइड हो गया था और गुड फॉर्चून पूल बनने के लिए उनकी कब्र के छेद को भर दिया था। प्रक्रिया कुछ हद तक तेल के निर्माण की तरह काम करती थी। चूंकि गुड फॉर्चून पूल के अंदर कई डीफाइड जीन्स थे, ये उन प्राणियों के जीन्स को मजबूत कर सकता था जो इसमें स्नान करते थे। एक व्यक्ति को जो लाभ मिलता था वो इस बात से निर्धारित होता था कि वे पूल के अंदर कितने समय तक रह सकते थे और वे कितना अवशोषित कर सकते थे। गुड फॉर्चून पूल पर यह सारी जानकारी वेरी हाई की ओर से सिर्फ अनुमान था।
सच के लिए कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन जब लोग गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करते थे तो कुछ पूल के पानी को कुछ अजीब बनाने के लिए ट्रिगर कर सकते थे। एक बार अतीत में एक गोलेम गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश कर गया था। उसने पानी के साथ प्रतिक्रिया की और आसपास के सभी लोगों को एक प्राचीन डिफाइड जेनोजेनिक की एक आकाश की मूर्ति पर हमला करने का एक विजन मिला। इस अजीब विजन के कारण उस गोलेम ने अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक पानी अवशोषित किया। पानी उसके शरीर से होकर रिस गया और फिर गोलेम ने बहुत कुछ हासिल करना शुरू कर दिया। यह लगभग एक ट्रू गॉड बन गया। हालांकि ये अंत में विफल रहा। ये एक चमत्कार था कि एक गोलेम उतना हासिल करने में सक्षम रहा जितना उसने किया। वीर ने खुद से किसी तरह का विजन ट्रिगर करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने केवल ये उम्मीद की थी कि वह जितना गुड फॉर्चून पूल पानी अवशोषित कर सकते हैं। वेरी हाई ने यह सिद्धांत दिया कि कुछ लोग गुड फॉर्चून पूल के अंदर अजीब दृश्यों को ट्रिगर क्यों कर सकते हैं। इसका कारण यह था कि वे पूल के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते थे। जब तैराक उन प्राणियों के अवशेषों का सामना करता था जिनकी शक्ति उसके अपने समान तरंग दैर्ध्य पर काम करती थी, तो एक विजन ट्रिगर हो सकता था। मनुष्यों की रक्तरेखा क्रिस्टलाइसिस से ली गई थी और क्रिस्टलाइसिस का इतिहास बहुत पीछे नहीं जाता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे उस समय आउटर स्काई तक पहुंच गए हों, केवल गुड फॉर्चून पूल के अंदर दफन होने के लिए। इसलिए वीर को नहीं लगा कि उनकी उपस्थिति एक विजन को सक्रिय करेगी। वेरी हाई के अनुसार गुड फॉर्चून वाटर जमा हुआ क्योंकि कब्र में डिफाइड जीन्स उत्परिवर्तित होने लगे। वे उत्परिवर्तन हमेशा कुछ अच्छा पैदा करते थे। बेशक अगर किसी ने बहुत अधिक अवशोषित किया और बहुत दूर उत्परिवर्तित हुआ तो ये उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कुंजी यह थी कि कोई कितना ले सकता है। पानी में अतिभोग जोखिम भरा था। अगर कोई बहुत कम लेता है तो उसके शरीर में बदलाव स्पष्ट नहीं होंगे। उन्हें कितना लेना चाहिए, इसके संबंध में यह सब तैराक की फिटनेस और स्थायित्व पर निर्भर करता था। वीर उस महल के बाहर खड़े थे जिसमें गुड फॉर्चून पूल था। उन्होंने ली चुन क्यू को नहीं देखा, लेकिन शेल भी महल के बाहर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे शेर के सिर वाला आदमी उनका इंतजार कर रहा हो। भाई शैल, क्या मैं अब गुड फॉर्चून पूल का उपयोग कर सकता हूं? वीर ने गुड फॉर्चून स्पेल शेल को सौंप दिया। बेशक, मैं यहां इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए गुड फॉर्चून हॉल खोल सकूं, शेल ने कहा। उन्होंने वीर का गुड फॉर्चून स्पेल स्वीकार किया, फिर अपना खुद का एक समान स्पेल निकाला। उन्होंने दरवाजे पर तालों में 2 स्पेल्स को खिसका दिया। कचाचा, गुड फॉर्चून हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। शेल ने एक स्वागत योग्य इशारा किया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम ताकत हासिल करने और डिफाइड बनने के लिए गुड फॉर्चून पूल का उपयोग कर सकते हो। मुझे भी उम्मीद है, भाई शेल। मैं अब अंदर जा रहा हूं। वीर ने आदमी को सिर हिलाया और गुड फॉर्चून हॉल में चले गए। महल के केंद्र में जेड पत्थर से बना एक कुंड था। पानी पूरी तरह से शांत था। सतह पर एक भी लहर या तरंग नहीं थी। पानी पारदर्शी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पूल इतना गहरा था, यह पूरी तरह से अंधेरा था। यह नरक के लिए एक पोर्टल जैसा लग रहा था। हालांकि पूल एक गहरे कुएं जितना शांत था, वीर इससे आने वाली डरावनी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। पानी का शांत कुंड एक फटते ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा के साथ उमड़ रहा था। यह एक डिफाइड क्रीचर की लाइफ फोर्स से लाखों गुना अधिक डरावना था। बस पूल के बगल में खड़े होकर वीर को लगा जैसे उनका शरीर पिघल जाएगा। क्या एक पागलपन से शक्तिशाली लाइफ फोर्स है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह गुड फॉर्चून पूल पौराणिक है, वीर ने चुपचाप खुद से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो गुड फॉर्चून पूल में कूद गए। जब वीर पूल में कूद गए तो ली चुन क्यू अचानक शेल के बगल में दिखाई दिए। उन्होंने शेल के साथ गुड फॉर्चून पूल को देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वीर गुड फॉर्चून पूल के अंदर डिफाइड बन जाएगा, शेल ने खुद से कहा। वो सिर्फ एक क्रिस्टलाइस है, तुम्हारी तरह नहीं।
उसे पुराना जेनोजेनिक ब्लड नहीं मिलेगा और एक विजन ट्रिगर नहीं होगा। उसके लिए ज्यादा हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है। वह डीफाइड नहीं बनेगा, लेकिन वह उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ लाभ कमाएगा। ली चुन क्यू ने अनासक्त होकर कहा। जब वीर गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश किया तो उन्हें लगा जैसे वह एक गर्म झरने में कूद गए हों। गर्मी उनके छिद्रों से होकर अंदर चली गई, उनके शरीर के माध्यम से बह गई। वीर ने इस सनसनी पर व्यापक रूप से मुस्कुराया। वो गर्म हवा किसी प्रकार की लाइफ फोर्स थी। गुड फॉर्चून पूल को उनके जीन्स को भी मजबूत करना चाहिए, लेकिन वह लाइफ फोर्स अकेले ही उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगी। उस तीव्र लाइफ फोर्स की सफाई शक्ति के तहत वीर ने महसूस किया कि उनका शरीर ऊर्जा से भर रहा है। ऐसा लगा जैसे वह बिना थके लगातार 3 दिनों तक mahjong खेल सकते हैं। लेकिन शुद्ध लाइफ फोर्स वीर के वास्तविक शरीर में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वीर ने अपना सिर साफ किया और प्रोफेसर मंत्रा डालना शुरू कर दिया, ताकि वह एक सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में पूल की जीन पावर्स को अवशोषित कर सके। जैसे ही वीर ने प्रोफेसर मंत्रा डालना शुरू किया, उन्हें लगा कि उनके शरीर में ऊर्जा का एक अजेय चैनल सर्जिंग हो रहा है। इसने उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका को जीवित कर दिया और तेजी से बदल दिया। एक सेकंड बाद वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्रा के भीतर कुछ गाढ़ा महसूस किया। जीन 8-9 स्तरों के एक में संघनित होने के संकेत दिखा रहा था। बहुत मजबूत। ये बहुत मजबूत है। ये गुड फॉर्चून पूल अविश्वसनीय है। वीर उतने ही चौंक गए जितने वह खुश थे। गुड फॉर्चून पूल की ऊर्जा इतनी मजबूत थी और ये उन्हें उम्मीद से कहीं अधिक शक्ति दे रही थी। एक पर्याप्त अंतर से भी। अगर मुझे पता होता कि ये पूल कितना अविश्वसनीय संसाधन है, तो मैंने जल्द ही यहां आने का रास्ता खोज लिया होता। मुझे बस नहाना होगा। इस तरह हफ्डीफाइड बनना खुद को साफ करने से आसान होगा। अगर मैं यहां पहले आ गया होता तो मेरी 4 जीन आर्ट्स बहुत पहले हफ्डीफाइड बन गई होती। मैंने खुद को बहुत परेशानी से बचाया होता। वीर ने सोचा जैसे ही उन्होंने प्रोफेसर मंत्रा को यथासंभव तेजी से चलाना जारी रखा। बस एक पल बाद वीर को लगा जैसे उनका शरीर शक्ति से फट रहा है। ऐसा लगा जैसे अनगिनत यूनिवर्सल कॉगव्हील्स प्रोफेसर मंत्रा के साथ घूम रहे थे। इसकी शक्ति ने वीर के प्रोफेसर मंत्रा के कॉगव्हील को धकेल दिया, जिससे उन्हें आसानी से हफ्डीफाइड बनने के लिए प्रेरित किया। वीर हैरान थे, लेकिन उनके पास प्रोफेसर मंत्रा के साथ हफ्डीफाइड तक पहुंचने से आए अंतरों का पता लगाने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत जेडस्किन डाला। वह अपने चारों ओर की डरावनी शक्ति का उपयोग जेडस्किन को भी बढ़ावा देने के लिए करना चाहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि गुड फॉर्चून पूल वीर को बहुत अधिक शक्ति दे रहा था। जब जेडस्किन ने शक्ति को अवशोषित किया, तो वीर ने कोई प्रतिरोध महसूस नहीं किया। जीन 8 सीधे संघनित अनुक्रम में चला गया और इसके सभी स्तर एक में संयुक्त हो गए। वीर का पूरा शरीर बर्फीले जेड में बदल गया। वह अचानक एक मूर्ति की तरह लग रहे थे। जैसे ही जेडस्किन बदलता रहा, उनका शरीर अधिक से अधिक क्रिस्टल जैसा हो गया। ये एक हीरे की तरह स्पष्ट रूप से और तेजी से चमकता था। कचा जेड लिबास अचानक खुद को फाड़ दिया, जैसे कि वीर के शरीर से परतदार धूल को दूर किया जा रहा हो। परत दर परत ये चला गया, और जैसे ही ये छील गया, वीर के शरीर का मांस फिर से पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी पुरानी हड्डियों से छुटकारा पा लिया है और एक ताजा कंकाल स्थापित किया है। यह पहले से ही लेवलिंग अप कर रहा है। वीर शायद ही इस पर विश्वास कर सकते थे। प्रोफेसर मंत्रा और जेडस्किन को हफ्डीफाइड तक उठाना दुनिया में सबसे सरल चीज थी, और उनके शरीर में और भी जीन पावर सर्जिंग हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने बारिश की उम्मीद की थी, लेकिन अब पानी की एक पूरी नदी उन पर गिर रही थी। यह बहुत अधिक था। वीर शायद ही इसे समझ सकते थे। कुछ गलत है, कुछ गलत होना चाहिए। वीर ने ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वेरी हाई के विश्लेषण के अनुसार
गुड फॉर्चून पूल विभिन्न डिफाइड जेनोजेनिक जीन्स के एक साथ जुड़ने से बनाया गया था। ये एक मिश्रण था, इसलिए पानी की संरचना काफी जटिल थी। जब साधारण जीव गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करते थे तो वे गुड फॉर्चून पूल के बहुत सारे पानी को अवशोषित करते थे, लेकिन वे केवल पानी की जीन पावर को परिष्कृत कर सकते थे जो उनके अपने जीन्स के साथ संगत थी। बहुत सारी हानिकारक जीन पावर को बेअसर या निष्कासित करना पड़ा, अन्यथा ये उनके शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर एक प्राणी जो फायर पावर्स का अभ्यास करता था गुड फॉर्चून पूल में आया तो उसे उन सभी वाटर एलिमेंट पावर्स को बाहर निकालना होगा जो उसने अवशोषित की थी, अन्यथा विरोधाभासी तत्व फायर क्रीचर को नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि पानी में अधिकांश जीन पावर अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होगी, एक व्यक्ति पूल के अंदर बहुत देर तक नहीं रह सकता था। जब हानिकारक जीन पावर शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच गई तो उन्हें गुड फॉर्चून पूल छोड़ना होगा। एक बार जब उन्होंने पूल छोड़ दिया तो उन्हें सभी हानिकारक जीन पावर को सावधानीपूर्वक जारी करना होगा। अगर पूल में व्यक्ति ने एक विजन को ट्रिगर किया तो विजन अन्य जीन पावर्स को जारी करेगा और व्यक्ति को अवशोषित करने के लिए सहायक जीन पावर्स को आकर्षित करेगा। इसलिए जब एक विजन दिखाई दिया तो व्यक्ति सामान्य से कहीं अधिक जीन पावर्स की विशाल मात्रा को अवशोषित कर सकता था। हानिकारक जीन पावर्स मिश्रण का केवल एक छोटा सा हिस्सा होगा, इसलिए उन लोगों को जो लाभ प्राप्त हुए वे उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर होंगे जो एक विजन को ट्रिगर नहीं कर सके और वे गुड फॉर्चून पूल के अंदर बहुत लंबे समय तक बिता सकते थे। लेकिन अब वीर की स्थिति एक अजीब थी। वह कुछ समय के लिए गुड फॉर्चून जीन्स की शक्तियों को अवशोषित कर रहे थे। एक विजन अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जीन पावर्स जो वह अवशोषित कर रहे थे उनके अस्तित्व के हर फाइबर के साथ पूरी तरह से संगत लग रही थी। कोई भी जीन पावर्स उन्हें हानिकारक नहीं लगी, जैसा कि उन्होंने सुना था कि सिद्धांतों ने सुझाव दिया था कि उन्हें होना चाहिए। ऐसा लगा जैसे सारा गुड फॉर्चून वाटर जीन पावर का सबसे शुद्ध प्रकार था। हर बूंद ने उनकी मदद की और उनके जीन आर्ट्स की प्रगति में सहायता की। उनमें प्रवेश करने वाला नुकसान का एक धब्बा भी नहीं था। वीर ने एक व्हेल की तरह निगल लिया और एक मच्छर की तरह चूसा। उन्होंने अधिक से अधिक ऊर्जा अवशोषित की। वो इतना अधिक ले रहे थे कि वो लगभग डर गए थे। मैं इतनी सारी जीन पावर को अवशोषित कर रहा हूं, मेरे प्रगति को कुछ क्यों नहीं रोक रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं जितना चाहूं उतना चूसना जारी रख सकता हूं। ये बहुत अजीब है, वीर ने सोचा, थोड़ा परेशान। ऐसा लगा जैसे वह एक स्टेक हाउस बफे गए थे। अधिकांश लोग भरे होने से पहले 3 स्टेक खा सकते थे, जबकि वीर ने पहले ही 1 दर्जन खा लिया था और वह अभी भी मजबूत हो रहे थे। उनके पेट में उन्हें चबाते रहने के लिए अंतहीन जगह लगती थी। इस असामान्य स्थिति से वीर भी हैरान थे। वो लगभग डर गए थे कि खाना जारी रखें। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में कोई विशेष तत्व नहीं है, इसलिए मैं किसी भी एलिमेंटल जीन पावर को अवशोषित कर सकता हूं? क्या इसलिए ये अजीब स्थिति हो रही है? वीर ने खुद से सोचा। हालांकि ये स्पष्टीकरण थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। जो अच्छी चीजें उनके मुंह में आ रही थी, वो कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो मना करने जा रहे थे। ये बहुत ऊर्जा है। अगर मैं इसे लेता रहा तो क्या मैं तुरंत डिफाइड बन जाऊंगा? वीर उस विचार से प्रभावित और प्रसन्न दोनों थे। अगर वह सच है तो वह कमाल होगा। वीर ने पागलपन की तरह स्टोरी ऑफ जीन्स डाला। इन वर्षों में जब उन्होंने इसका अभ्यास किया था, तब जीन आर्ट ने हमेशा उनके पास जितना था उससे अधिक स्रोतों की मांग की थी। वह नहीं जानते थे कि अगर उन्होंने अब इसका फायदा नहीं उठाया तो उन्हें फिर से ऐसा अवसर कहां या कब मिलेगा। वीर ने पागलपन की तरह गुड फॉर्चून पूल से शक्ति अवशोषित की। शेल और ली चुन क्यू गुड फॉर्चून पूल के बाहर से होने वाले परिवर्तनों को देख रहे थे। गुड फॉर्चून पूल की लाइफ फोर्स उतनी ही पागल थी जितनी हमेशा थी।
झरने का पानी एक भंवर की तरह घूम रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। उन्होंने वीर को सतह पर आते नहीं देखा। आधा घंटा हो गया है, वीर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? शेल ने भ्रम के साथ पूछा, एक किंग के लिए जिसने एक विजन को ट्रिगर नहीं किया था। आधा घंटा आमतौर पर सबसे लंबा होता था जब वे टिक सकते थे। यहां तक कि सबसे अच्छा हफ्दी फाइट भी उसके बाद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वीर ने न तो एक विजन को सक्रिय किया था और न ही गुड फॉर्चून पूल से उभरे थे। ये केवल शेल ही नहीं था जो इस बारे में उत्सुक था। ली चुन क्यू भी थे।